तो इस समय मार्केट के अंदर आप ग्लोबल मार्केट्स का जो सेल ऑफ है उसकी हीट या उसकी मैं बोलूँगा उसकी जो दिक्कत है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अच्छा था बीच में शनि और इतवार था, नहीं तो बैक टू बैक आपको दर्द काफ़ी होता। शुक्रवार को हम बहुत ही ख़राब नोट पे जाके बंद हुए और इस नोट पे थे कि हमने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक ही दिन के अंदर तोड़ दिए। 25,200 तोड़ा, 25,000 तोड़ा, सीधा 24,800 के मुआयने पर आके रुके। 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मोमेंटम था। उस मोमेंटम के अंदर एक ही दिन के अंदर हम उस पायदान के सबसे निचले स्तरों पर यानी कि 50 के आसपास आके रुके हैं। आज क्या होगा? क्या आज के भी आंकड़े आपको डिस्टर्ब करेंगे या फिर आज लास्ट डे है उसके बाद बाजार फिर से रिकवरी मोड पे आएगा? ये समझने की आज हमारी कोशिश होगी। मेरे साथ पूछ जाऊँगी, अगले 2.5 घंटे में आपके साथ बने रहेंगे। कोशिश करेंगे मेहमानों को भी जोड़ लें और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा 4 विंडो में आप ये समझ लीजिए कि इस समय के ट्रिगर्स क्या क्या है। एक एक करके ट्रिगर आएंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ही है। वहाँ यूएस के अंदर जो सेल ऑफ चल रहा है वो पूरे ग्लोबली सभी बाज़ारों को इस समय डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि 400 पॉइंट की फिर से गिरावट दाव के अंदर आती हुई दिखी है। ध्यान रखा जाए इस साल वहाँ पर भी इलेक्शंस होने हैं। ध्यान रखा जाए इस चीज़ का कि पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। ध्यान इस चीज़ का भी रखा जाए कि अभी हम हेडलाइंस में गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो हो रहा है उसको बना तो नहीं रहे हैं, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, कम से कम क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डाल दिया जाए। और मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंडियन मार्केट में इस समय ग्लोबल मार्केट की वेटेज कितनी है, तो मैं बोलूँगा मोर देन 50% है इस समय। दूसरा पॉइंट है ग्रैंडोस को यूएसएफडी से झटका लगा है। ये एक बढ़िया शेयर था जिसकी पोजीशन द्वारा अच्छी थी, लेकिन अब यूएसएफडी का झटका इसको कितना डैमेज करेगा आज इसकी कैलकुलेशन होगी। मजगांव डॉक को नया ऑर्डर की खबर है। जीएसटी काउंसिल की बैठक है। हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स पर चर्चा हो सकती है। कुछ रियल एस्टेट को लेकर भी क्लैरिफिकेशन आ सकता है। तो ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के कुछ पॉइंट्स हम नोटिस करवाएंगे। साथ ही बजाज हाउसिंग आईपीओ आज से खुलेगा। 6,560 करोड़ रुपया कंपनी की जुटाने की योजना है। ध्यान रखा जाए इसकी जो ग्रुप कंपनी है बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, सब के सब इस आईपीओ को काफ़ी हद तक भुना भी चुके हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, सिर्फ ये आज आईपीओ खुल रहा है। इसका रिएक्शन कितना कैलकुलेट होगा इसकी पीयर कंपनीज पर, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो खैर कुल मिला के 4 विंडोज़ के साथ आपने मोटा मोटी शुरुआत होती हुई दिखी है। अब एक काम करते हैं, जरा ग्लोबल मार्केट्स को समझ लेते हैं सबसे पहले। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है असल में। देखें, अगर आप, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंडियन मार्केट्स में फॉल का सबसे बड़ा कंटेंडर कौन सा है, तो मैं बोलूँगा ग्लोबल मार्केट्स है। ये हमारे बढ़त में तो इतना पार्टिसिपेट नहीं करवा पाया पिछले 1 महीने के अंदर, लेकिन इस बार गिरावट में हमको अच्छे से ड्रैग करवा रहा है। तो क्या हम जो सिंक थे ऑन अपसाइड वो कम हो गए हैं और सिंक ऑन द डाउन साइड ज़्यादा हो गए हैं? एक बार ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। पूरी त्रिपाठी हमको बता रही हैं कि यूएस मार्केट्स, माफ़ कीजिए आशीषा हमको बता रही हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हो क्या रहा है। आशीषा गुड मॉर्निंग, जरा आप हमको बताएंगे कि इस समय ग्लोबल मार्केट्स में हो क्या रहा है और ये पास ऑन होकर सारे वर्ल्ड मार्केट क्यों पहुंच रहा है? भाई प्रॉब्लम यूएस की है, हमारे तक क्यों आ रही है? बिल्कुल डिम्पी, गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत काफ़ी कमज़ोर है। शुक्रवार को ही नहीं, पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो भारी गिरावट दिखी है अमेरिकी बाजारों में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 24,850 के पास। एशियाई बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखा है। अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था जो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते अमेरिकी बाजार लाल निशान में थे। यूरोपियन बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखा और आज सुबह एशियन मार्केट्स पर भी इम्पैक्ट दिखा है। हांगकांग के बाजार तो बंद है, लेकिन बाकी मार्केट्स की बात करें तो निकाय यहां पर करीब 2% की गिरावट है और कॉस्पी में भी करीब 1% की गिरावट है। और गिफ्ट निफ्टी को देखें तो भारतीय बाजारों के लिए भी लाल निशान में खुलने के संकेत निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं। शुक्रवार को भारी गिरावट दिखी। जैसे मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था जो काफ़ी कमज़ोर था। नॉन फार्म पेरोल्स 1,42,000 पे आसपास आए, जो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसके चलते अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स में 1% की गिरावट, S&P 500 में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट और नैस्डैक में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट केवल शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा, इन स्टॉक्स में करीब 3 से 4% की गिरावट दिखी।
पूरे हफ्ते की बात करें तो S&P 500 में 4% से ज़्यादा की गिरावट, नैस्डैक और डाउ जोन्स में 3 और 6% की गिरावट दिखी। तो शुक्रवार ही नहीं, पूरे हफ्ते भर अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी पिछले हफ्ते इम्पैक्ट दिखा था। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो डैक्स 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। फिट्सी और कैक में भी 1% की गिरावट दिखी। लेकिन डिम्पी, ग्लोबल मार्केट्स पर ही नहीं, कुछ कमोडिटीज की बात करें तो ब्रेंट क्रूड और आयरन और यहां पर भी काफी गिरावट दिखी। तो ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, जैसा कि अभी आशीषा भी बताई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत, गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोरी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आशीषा भी हाईलाइट कर रही थी, दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में गिरावट थी, S&P 500, नैस्डैक में 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अगले हफ्ते 17-18 सितंबर को फेड की बैठक भी होगी और उसके मुताबिक तो अब 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की बात की जा रही है और 50 बेसिस पॉइंट की भी रेट कटौती की बात काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन ऐसे में इसका असर, जैसा कि अभी डिम्पी आप भी बता रहे थे कि भारतीय बाजारों पर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का सेशन बेहद ही खराब था, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। अब आज इंडियन मार्केट्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? और शुरुआत सबसे पहले FI से करते हैं। FIs और DIs की डेटा और FNO किस तरह से नज़र आ रहा है इस वक्त? अपने क्वेश्चन के आंसर को अपने आप से ही कनेक्ट करके चलता हूं। जैसे मेरे को आशीषा को मैंने पूरा सुना तो उन्होंने सारे पॉइंट्स जो बोले, इसमें से मेरे लिए कुछ नया नहीं था। क्या रोजगार के आंकड़े US में पहली बार आ रहे हैं? क्या वहाँ पे फेड चेयरपर्सन ये पहली बार अब बोल रहे हैं कि दरों में कटौती होगी? इससे पिछली बार जब US के अंदर एक राउंड की तेज़ी आई थी तब भी यही बात थी कि सितंबर के एंड में या फिर इस साल में तो कम से कम आधे से 0.25% की गिरावट आ सकती है। जो भी नंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं उसका सीधा सीधा सरोकार इंडियन मार्केट से इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट के पास अपनी एनर्जी लॉस्ट है, अपनी विविधताएं थोड़ी सी कम हुई हैं, अपने पास अपनी पावर कम है, इसलिए हम ग्लोबल मार्केट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुआ है, इसलिए ये थोड़ा नोटिस भी हो रहा है कि देखिए हम तो टूट गए। एक और पॉइंट, एथिकली देखा जाए तो आप परसेंटेज में सिर्फ 1% टूटे हो। परसेंटेज में, आई रिपीट माई वर्ड, आप परसेंटेज में 1% टूटे हो। अगर आप चेक करना चाहो तो भले आप चेक कर लो, मैं आपको बता ही देता हूं। चलो, निफ्टी का परसेंटेज है जो फॉल है 1.17 है और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट 1.24 अराउंड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बहुत स्पीड से 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि नियर बाय के सपोर्ट्स थे वो भी तोड़ दिए, इसलिए हमको ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी चिंता ज़्यादा लग रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास अपने ट्रिगर थोड़े लेस हैं, हम ट्रिगर लेस मार्केट्स के अंदर प्ले कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि ग्लोबल कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है क्या, आपने कहा नहीं है। मैंने कहा अच्छा चर्निंग के अंदर कोई बड़ी खबर आनी बाकी है, आपने कहा नहीं है। बाजार में पिछले 10 दिन से इन 3-4 चीज़ों का, या फिर मैं बोलूँगा बड़े ट्रिगर्स का अभाव रहा है। सिर्फ और सिर्फ डाटा की चर्निंग हुई है क्योंकि एक्सपायरी आई थी, एक्सपायरी ने आपको नई सीरीज़ में ट्रांसफ़र किया। नई सीरीज़ में आप ऑलरेडी हैवी होके आए थे, वो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन खुले थे। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को भी आपको बताया था, इतनी भारी सीरीज़ के साथ आप चल नहीं पाओगे। या तो अनवाइंडिंग करो, या तो आप फिर कवरिंग करो, या तो तेज़ी लाओ, शॉर्ट्स को फंसा दो, या तो जो मंदी तेज़ी वाले फंसे हैं उनको फंसा दो। तो फिलहाल मार्केट ने एक हफ्ते का अपना बैलेंस नेचर को करते हुए वो रिएक्शन दिखा दिया और उसने तेज़ी वालों को फंसा दिया क्योंकि आपने रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं किए थे। तो ये ग्लोबल मार्केट्स का मैं वेटेज 50% दे रहा हूँ, बट अपनी वेटेज को इसलिए 50% कर रहा हूँ और मेरे लिए कोई ट्रिगर नहीं है, और कोई ट्रिगर नहीं है। सिर्फ 50% मैंने ग्लोबल मार्केट्स को वेटेज दिया कि वो हमको हम अगर यही चीज़ अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में कर देता कि मान लीजिए 150 पॉइंट या 1.5% या 2%, 3% ऊपर US बंद हुआ होते तो आप भी नया ब्रेकआउट कर रहे होते। तो ग्लोबल मार्केट की इसलिए 50% वेटेज है। और दूसरा, हम थोड़े ट्रिगरलेस वाले मार्केट के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये रिएक्शन हो रहा है। और सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये ग्लोबली सभी के साथ हो रहा है। अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि FIs ने क्या किया। देखिए, जब इस तरह का मार्केट होता है तो टिपिकली या तो FIs अपने आप को रोक देंगे या तो थोड़ा बहुत जो माल ले रखा है उसको हटा देंगे। एक और बात, जब आपको पता है पिछले 5 दिन से एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, मैं आपको भी नोटिस करा रहा था कि देखिए ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है बाजार का।
बाजार जो भी चल रहा है टूट रहा है वो हल्के हाथ से, हम तो वर्ड भी ऐसे करते हैं इस्तेमाल ताकि वो आपको रिकॉल वैल्यू लेके आए, आपको याद रहे, अच्छा हाँ ये सुना सुना सा वर्ड है, 2-4 दिन पहले कालरा जी बता रहे थे कि हल्के हाथ से कुछ हो रहा है मार्केट में काम। तो एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जो काम हो रहा था वो हल्के हाथ से हो रहा था, लेकिन फ्राइडे का सेशन डिसाइसिव सेशन होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि मंडे का और फ्राइडे के सेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मंडे को आप अगले सेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो और फ्राइडे को और मंडे को आप अगले पूरे सेशन में क्या करने जाओगे, इसके बीच का सिंक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंक है। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें आपको काफ़ी हद तक क्लियर भी लग जाएगा। खैर एनी हाउ, मैं आया था एफआईएस के नंबर पे। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, ये होल्डिंग उतनी भी कम नहीं हुई कि ज़्यादा चिंता की बात है, हाँ बट फिर भी कम हुई है। मैं आपको नोटिस कराता हूँ 68% से एफआईएस घटकर 64% हो गए। आई रिपीट, 64% की लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की है। रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी बड़ी है। रिटेल थोड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि जब भी मेजर फॉल आ रहा है तभी अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहा है, और ये इतनी भी नहीं बढ़ी कि 50% के आंकड़े को पार हो जाए। ये 49% हुई है और 43% से, तो सीधा सीधा इन्होंने 6-7% माल बढ़ाया है, यानी कि एफआईएस जो माल छोड़ रहे थे वो रिटेल्स के पास आ रहा था, इसलिए पुल बैक नहीं आया लास्ट सेशन में। क्योंकि यही अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दूं कि रिटेल माल छोड़ रहे हैं और एफआईएस माल पकड़ रहे होते हैं तो आपका पुल बैक आता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन पुल बैक तब तक नहीं आएगा जब एफआईएस माल छोड़ रहा होगा और रिटेल के पास माल आ रहा होगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या रिटेल को इतना भी कमज़ोर ना माना जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो समझदारी का परिचय इसलिए हाथ से दे रहा है कि जब जब फॉल आ रहा है वो तभी तभी पोजीशंस ले रहा है, और पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी एफआईएस मार्केट के अंदर सबसे बड़े होल्डर्स हैं लॉन्ग पोजीशंस के। अब आ जाते हैं डीआईएस के नंबर्स पे। डीआईएस के नंबर से मेरे को चिंता बढ़ती है कि डीआईएस को क्या है प्रॉब्लम, भाई आप क्यों सिस्टम में अभी आ नहीं रहे। आपके पास 20,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी आ रहा है, उसके बाद डीआईएस का नंबर्स ना बढ़ना ये चिंता की बात। अगर आप मेरे से पूछेंगे एफआईएस, डीआईएस और रिटेल के अंदर नंबर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग किसके, तो मैं बोलूँगा डीआईएस के हैं। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस एफआईएस और रिटेल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसमें एक बैलेंसर एक्ट होता है डीआईएस, वो इनएक्टिव हुआ पड़ा है, तो आप एकदम से बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी करते हो और आप 24,200 से 25,200 आ जाते हो, और एकदम से 25,000 से नीचे आते हो 24,800 को टेस्ट करते हो। इसलिए करते हो क्योंकि बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं, वो एब्सेंट है। वो क्या है, वो डीआईएस है। तो आप हुर्र करके ऐसे जाते हो, हुर्र करके नीचे आ जाते हो। इस प्रॉब्लम में रिटेल फंस जा रहा है, तो थोड़ा सावधानी रखिए। ये एफआईएस डीआईएस के नंबर मैंने कोई एग्जांपल के जरिए बताए। अगर आप तराजू के बीच में बैलेंसर रख देंगे तो आराम से बैलेंस होगा, नहीं रखेंगे या तो इधर खिसकेगा या तो इधर बहुत ज़्यादा खिसक जाएगा। तो एफआईएस के नंबर चिंता की बात तो नहीं है, बट हाँ नोटिस की बात ज़रूरत है। अगले 2 दिन तक अगर और एफआईएस कम हुए, रिटेल बढ़ा और डीआईएस ने कुछ नहीं किया, तो फिर समझिएगा कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, वापस 25,000 आने में समय लगेगा। बिल्कुल, तो तीनों ही पोजीशन को नज़र रखिए। बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करके अभी डिम्पी आपको बता भी रहे थे। एफआईएस की पोजीशन थोड़ी कम हुई है, रिटेल ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, लेकिन डीआईएस बीट एंड वॉच मोड में है। तो अगले 2-3 दिन एफआईएस और डीआईएस की चाल पर नज़र रखिए। लेकिन डिम्पी हमने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते थोड़ा दबाव तो रहा। अब इस फॉल में जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं निफ्टी में, वो क्या करें? हम ये बात हमेशा से कहते रहते हैं, कोई भी डिप आए तब आप खरीदारी कीजिए। हम ना ये बात, अब डिप आ तो रहे हैं तो फिर क्या खरीदारी करनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटो आप, डिप चाहिए खरीदारी करनी है। डिप आ गया, क्या खरीदारी करनी है? यस, थोड़ी बहुत आप पोजीशन ज़रूर प्लस करो। देखो आज 24,800 एक अहम एरिया है। अब आप बोलेंगे ग्लोबल मार्केट्स का पता नहीं यहाँ से और टूट जाएं तो, सच बात है। क्या आपको ये बात पता है कि ग्लोबल मार्केट्स कल चल जाएंगे? ये बात अगर आपको जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात का पता है कि टूट सकता है, उतना कॉन्फिडेंस ये भी रखिए कि कल चल भी सकता है। अगर आपके पास पक्की जानकारी तो एक अलग बात है, फिर तो आप अपना एनालिसिस अपने तरीके से करें। नहीं तो मैं इसको एक ओपन एंडेड थीम मान के चलता हूँ। अगर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आई तो आपके बाजार में भी 100% रिकवरी आएगी। वो टिके ना टिके वो एक अलग बात है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो क्या उस रिकवरी को एंटिसिपेट करते हुए हमको थोड़ी बहुत पोजीशंस लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। आपके जब प्राइस का कंफर्ट है, आप ये देखो, आप 25,000 पे साइडवेज मार्केट था, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कितने पॉइंट रोज के आते थे? 100 पॉइंट का हाई और लो बनता था, 30 पॉइंट भी रोज के कमाने में भारी पड़ जाते थे। लेकिन आज थोड़ा मार्केट का कंफर्ट आया क्योंकि डिप आ गया है।
ये डिप उतना एग्रेसिव भी नहीं है बट फिर भी एग्रेसिव है। तो आप एक काम करो, 24,800 पे कम से कम आउट ऑफ 10 2 लॉट की पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, आउट ऑफ 10 2 लॉट की पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार से आइडिया ले लेना चाहिए कि हमको 18 स्वदेश पे बता रहे हैं कि इस लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लेवल वापस से रीगेन हो जाता है या आज के डैमेज को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक नया बेस वापस बन जाएगा। हो सकता है पुल बैक में आपको 200-300 पॉइंट मिल जाए। तो आपके लिए एक तो ये पॉइंट हो गया। पुराने वाले लोग हैं उनके स्टॉप लॉसेस कटे होंगे क्योंकि 25,000 पे हमने लगवाए थे, तो सभी लोग पैसा बना के ही निकले हैं उस 25,000 में, क्योंकि कोई 24,200 का था, कोई 24,400 का था, कोई 600 का था, कोई 700 का था। अगर सभी ने 25,000 लगा के भी रखा है तब भी अपने अपने हिसाब से उनको पैसे बने हैं। अब आ जाते हैं जो नए वाले, जैसे मैंने आपको बताया 24,800 पे 10 में से 2 लॉट की पोजीशंस बनाना बनता है। स्टॉप लॉस क्या रखें सर, फिर यही प्रॉब्लम है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको 24,500 का। बोले तो बहुत डीप है, 300 पॉइंट नीचे का डीप स्टॉप लॉस है, वो रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपका इंडिया विक्स बढ़ चुका है। अब इंडिया विक्स 15 के पार हो चुका है और एक दिन के अंदर 7% बढ़ा। और ग्लोबल मार्केट से अभी एज सच मेरे को भी नहीं पता कि वहां से कब रिवर्सल आएगा और कितने दिनों में आएगा और कितना तेज आएगा, ये मेरे को भी आइडिया नहीं है। और शायद किसी को हो तो हमको जरा भेज भी दे वो। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब आप 2 लॉट ले रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस को डीप रखें। वो स्टॉप लॉस डीप रखने के 2 फायदे होंगे। एक, आपसे जल्दी जल्दी माल प्लस नहीं करोगे, नहीं तो आप जल्दी जल्दी एवरेज कर लेते हो, फिर फंस जाते हैं हम सब, ठीक है। दूसरा, डीप स्टॉप लॉस रखने का बेनिफिट ये है कि वहां तक हमको था पता लग जाएगी कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम कितनी है। इसलिए 300 पॉइंट का आपको मैं स्टॉप लॉस डलवा रहा हूं। 24,800 के आसपास अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड। 60 पॉइंट का है, ये ओपनिंग दिख रही है, मेरे को लगता है 60-65 पॉइंट ही खुलेगा, उसके बाद ज़रा डीप आना नहीं चाहिए। और आपको मैं एक 24,500 का एक स्टॉप दे रहा हूँ नियर बाय का, सिर्फ 2 लॉट का। मैंने 8 लॉट अभी भी आपके छुड़वाए हुए हैं, मैंने प्लस नहीं करवाए। आई रिपीट माई सेल्फ, इसलिए कोट अन कोट करके बोल रहा हूँ, मैं 10 में से सिर्फ 2 लॉट की पैरोकारी में हूँ, 8 लॉट की पैरोकारी में नहीं हूँ, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब ये पुल बैक जब आए तो आपको 25,200 तक के टारगेट रखना। आई रिपीट माई सेल्फ, आपका स्टॉप लॉस बनता है 24,500 का। 24,800 के जितना करीब खरीदेंगे उतना अच्छा है। टारगेट बनेगा 25,200 का। इस केस में आप रेशो 1:1 रखते हो, लेकिन आपके हिस्से में कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। नए और पुराने दोनों के लिए बता दिया। शॉर्ट करना नहीं है। बोले सर आपने हमारे फ्राइडे को शॉर्ट को रुकवा दिया। हाँ, मैंने आपके हो सकता है 300 पॉइंट छुड़वा दिए हों शॉर्ट के, लेकिन मैंने आपके 1000 पॉइंट दिलवाए हुए हैं। मैंने इससे पहले भी आपको 90 दिन से शॉर्ट बंद करवाया हुआ है। आप सोचो, हम 18,000 से चल के हम 25,000 तक पहुंचे हुए। चलो 18 भी छोड़ दो आप, हम 20,000 से पहुंचे हुए हैं, हम 22,000 से पहुंचे हुए हैं, हम 24,000 से पहुंचे हुए, 25,000 पहुंचे हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखो, आपने जिस जिस लेवल पे बड़े शॉर्ट पोजीशंस रखी, आप फंसते गए हो। अपॉर्चुनिटी की बात अलग है, प्रोफेशनल लोगों की बात अलग है, लेकिन अगर आपको सिर्फ लेके छोड़ना होता है उस केस के अंदर थोड़ा शॉर्ट करने से भी बचे। तो शॉर्ट करने से अभी बचे। शॉर्ट करने की सलाह इन स्तरों पर नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है। हाँ, थोड़ा थोड़ा निश्चित स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पर निफ्टी में बनाने की राय आपके लिए। तो ये थी निफ्टी पे मौजूदा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए सलाह। अब बैंक निफ्टी में डिम्पी क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले तो लॉन्ग वालों के बारे में बताइए। चलिए मैं बैंक निफ्टी की बात बोलता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉब्लम हमने आपको पहले भी गिनवाई थी कि बैंक निफ्टी अपने 50 दिन की एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है। पूरे एवरेजेस के कॉन्सेप्ट में एक इकलौती एक अकेला एवरेज पार नहीं हो रही थी, वो थी 50 दिन की बैंक निफ्टी की एवरेज, जो कि 51,500 समथिंग पे बनी हुई थी। वो उससे पार नहीं हुई तो नहीं ही हुई। उस एवरेज ने ऐसा नुकसान पहुंचाया, फिर ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ साथ में जुड़ गया कि बाजार को 51,500 नहीं 50,500 पे आके रोक दिया। 1000 पॉइंट टूटा है वहां से जिस जगह पे हम खड़े थे ब्रेकआउट के लिए, और उसमें से 900 पॉइंट एक दिन के अंदर आए। आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, 1.74% का कट भी लगा हुआ है। कहने का सिर्फ तात्पर्य सारा ये है कि बाजार को अगर आप नहीं चलाओगे, नहीं संभालोगे, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5 दिन देखेगा, उसके बाद फाइनली वो भी सोचेगा आपको चलना तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो आपको ब्रेक करना नहीं है, तो चलिए मैं आपको सपोर्ट पे ले चलता हूँ। और ये बात मैं नहीं, आप चेक कर देख लो, 51,500 को आप तोड़ते तोड़ते आपने 4 बार अटेम्प्ट ली, लेकिन आपसे टूटी नहीं। तो जब आप 4 बार अटेम्प्ट फेल करोगे तो आपको पीछे तो भेजा ही जाएगा ना। अब जाके पीछे बैठिए, फिर वापस आके आइएगा प्रैक्टिस करके। तो कुछ कुछ वैसा ही समझिए, ये बैंक निफ्टी के साथ हुआ। बैंक निफ्टी को भी पीछे भेजा गया है।
बैंक निफ्टी वापस अपनी मेहनत करके आगे आएगा और 51,500 को ब्रेक करने की अटेम्प्ट लेगा। लेकिन अब जर्नी उतनी आसान नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा नीचे है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए, बड़े शेयर लाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्टिंग हुई है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कवरिंग आ सकती है। दूसरा प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बताता हूं, डेट इज कॉल्ड पीसीआर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो से 0.60 पे जा चुका है। 0.50 पे कोई भी चीज़ सस्ती हो जाती है तो आप आंख बंद करके भी उस चीज़ को धीरे धीरे करके पोजीशन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आ गया 0.60 पे, इसलिए मैं शॉर्ट करने के तो बिल्कुल हक में नहीं हूं। हाँ, लॉन्ग करते समय जैसे मैंने आपको कहा, मैं 10 लॉट में से 2 की अनुमति इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डैमेज या गेन वो कितना होने जा रहा है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के साथ 2 लॉट का एक्सपेरिमेंट 100% करूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि निफ्टी में करोगे कि बैंक निफ्टी में करोगे, तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि बैंक निफ्टी ने सारी एवरेज तोड़ दी, 5, 10, 20, 50, सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बची हुई है और एक 100 दिन की एवरेज बची हुई है, और बैंक निफ्टी ने सारी एवरेज को धो रखा है। एवरेजेस को वापस पाने के लिए मेहनत और मुशक्कत होती है क्योंकि वहीं पे ऑप्शंस चेंज के अंदर शॉर्टिंग खड़ी हो जाती है। कुल मिला के कहने का मेरे मतलब है कि थोड़ा अभी आप 2-2 लॉट का एक्सपेरिमेंट जरूर करें, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी है। पुराने वाले लोगों के सभी के 51,000 के स्टॉप लॉसेस कटे हैं क्योंकि सब के सब प्रॉफिट बना के निकले होंगे। वापस कोशिश करना 50-500 के इर्द गिर्द खरीदना, 50,200, 50,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना। वापस से आपका टारगेट 51,000, 51,200 का, आई रिपीट 51,000, 51,200 का टारगेट है। 50-500 के जितना खरीदोगे उतना अच्छा है, पास में 2 लॉट के हिसाब से, और 50-200 का और 50,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखना। विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है इसलिए डीप स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है और इसका एक्सपेरिमेंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहें, दूर रहें। जब आपको लगे कि बाजार का बेस बन गया है तभी कॉल्स वाले उतरें, नहीं तो कॉल्स वालों को उतरने का अधिकार नहीं, और पुट्स वालों को ज़्यादा भी कमाना नहीं। ऑलरेडी 2 राउंड के शेकिंग मार्केट कर चुका है। अब 8:21 हो चुके हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका करते हैं स्वागत। जरा प्रोड्यूसर साहब सामने लगा दीजिए कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर। देवांग शाह, अंशुल जैन, दोनों मेहमान मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय दिया आपने। थोड़ा हमने समय ज़्यादा ले लिया, हम अमूमन 8:20 तक आ जाते हैं, आज 8:21 हो गए हैं। अंशुल जी, आपसे करते हैं शुरू। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर हमने कहीं कोई गलत एनालिसिस है उसको ठीक कीजिएगा, लेवल्स में कहीं गलत है उसको भी ठीक कीजिए, और अपना एनालिसिस भी साथ में जोड़ के बताइएगा। साथ ही सर अपने शेयर्स भी नोटिस करवाइएगा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार पूजा जी। देखिए डिम्पी जी, फ्राइडे थोड़ा सा सरप्राइज था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25,000 फोल्ड होगा और हम वहां से प्रोबेबली इस वीक में बाउंस बैक करेंगे, लेकिन ये सरप्राइज मूव की तरह था, हम नीचे आके क्लोज किए हैं, तो यहाँ से थोड़ी कुछ हद तक वीकनेस रहेगी। 24,750 ये ऑड लेवल्स हैं वीकली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज पे हम निफ्टी पे आके खड़े हैं डेली चार्ट पे, तो यहाँ से कुछ हद तक बाउंस बैक बन सकता है, बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। 24,750 के आसपास एक स्विंग लो है, अगर वो प्रोटेक्ट होता है तो हम वापस से बाउंस बैक और बाइंग देखेंगे। फिलहाल के लिए हम 1 से 2 दिन का वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेंगे कि लेवल्स क्लियर हो जाए, डायरेक्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद ट्रेड करें। क्योंकि 2 दिन में जिस हिसाब का सेल ऑफ आया है, ये सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट ज्यादा बनने लगा है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड नहीं करेंगे। 24,750 के आसपास से अगर रिजेक्शन मिलता है तो एक बाउंस बैक 25,000 की तरफ बनेगा। 25,000 रिक्लेम हो जाता है तो अप मूव इंटैक्ट रहेगी, रिक्लेम नहीं होता और रिजेक्ट होता है तो वापस से डाउन मूव स्विंग लो की तरफ बनेगी। मेजर जो हम बार बार बात करते आ रहे थे कि जो वीकनेस है वो मेजरली बैंक निफ्टी की वजह से है, वही लैगार्ड है, और जो फॉल की बड़ी वजह रही बैंक निफ्टी रहा है। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है 50,444 के आसपास है। होल्ड होता है तो वापस से बाउंस बैक करेंगे, नहीं होता है तो फिर 49,650 के आसपास जो स्विंग लो था, जो प्रीवियस मंथ लो भी है, वहां तक हम नीचे आते हुए दिखेंगे। तो ये दोनों लेवल्स इस हिसाब से चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो 25,000 के नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल्स के पास है। तो इस स्थिति में अंशुल जी की यही राय है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं, बाजार को खुलने दे, सेटल होने दे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी आज कमजोरी दिखाई दे रहे हैं। तो कितना नीचे जा सकता है पहले वो देख लें, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं, उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की सलाह आपके लिए। देवांग जी, अब आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड के मौके आज आप कहाँ देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग।
फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे पिडीलाइट। पिडीलाइट में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तेरे काफी पॉजिटिव बना हुआ है। हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो पिडीलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3171, टारगेट है 3330। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर बना है ना डेली चार्ट। लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो एक्सिस बैंक सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1181, टारगेट है 1124। ठीक है, एक्सिस बैंक और पिडीलाइट। पिडीलाइट आपको पता है क्रूड का बेनिफिशियरी है। जब तक क्रूड हमारा 78 या 80 डॉलर के नीचे बना रहेगा, ये सारे के सारे शेयर्स बेनिफिशियरी होंगे, धीरे धीरे करके होंगे। कुछ का कंजम्पशन वाला एंगल जुड़ जाएगा, कुछ में न्यूज़ आ जाएगी, कुछ में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ताकि आपको शेयर को अच्छे से मूवमेंट हो पाए। इसलिए क्रूड जब भी नीचे होना, पीआई इंडस्ट्रीज, पिडीलाइट, इंडिगो, टायर वाली कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आप इनको प्लस करें ना करें, शॉर्ट करना बंद कर दें। उनको शॉर्ट ना किया कीजिएगा। प्लस करो ना करो वो तो अलग मैटर हो सकता है ना, लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक मैक्रो डेवलपमेंट होती है और मैक्रो डेवलपमेंट टिपिकली जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, तो बेनिफिशियरी बन जाते हैं। तो पिडीलाइट कुछ ऐसा ही है। ये पिडीलाइट आज बाय नहीं दिया, 1 से 2 दिन से पहले से बाय चल रहा है। दिखा दो इसका जरा 2-3 दिन का चार्ट, और आप देखो भारी गिरावट में भी आधे % से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ है। 3330 तक का टारगेट है, 3170 का एक स्टॉप लॉस है। पहला शेयर ये नोटिस हो गया। और एक्सिस बैंक एक वीक कंटेंडर बना है। देखो एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये 3 मेजर बैंक्स हैं। इनफैक्ट कोटक और इंडसन भी है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए उनको छोड़ देता हूँ। देखा भी आपने पिडीलाइट का चार्ट, मैंने आपको दिखाया था। आप देखा होगा पिडीलाइट बकायदा डेज हाई बंद हुआ है, वीकली गेन भी इसके पास आए हुए हैं। तो एक्सिस बैंक कुछ इसी तरह से ख़राब भी हुआ है। आपसे एक्सिस बैंक का भी चार्ट दिखाना, ये देखो 7 डेज़ में, पिछले 7 दिन में बाजार नहीं चला, कुछ नहीं चला, लेकिन इसका मूवमेंट काफ़ी फास्ट रहा। एक्सिस बैंक का कल का मूवमेंट और हफ्ते का भी दिखाओ, हफ्ते का मूवमेंट भी, और उसमें सेकंड हाफ यानी कि थर्सडे और फ्राइडे में ज़्यादा फॉल हुआ है। ठीक, तो कुल मिलाकर जो वीक है सो वीक है, उसको शॉर्ट करो, जो स्ट्रांग है सो स्ट्रांग है, उसको प्लस करो। अंशुल जैन, आपके ट्रेड अब। देखिए अगेन क्रूड नीचे आता हुआ दिख रहा है। लगभग यहाँ से $15 की डाउन साइड है, तो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं वो काउंटर्स चलते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स मैंने पहले भी बाय दिया था 3240 में, आज वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। 3270 पे बाई करना चाहिए। 3220 का स्टॉप लॉस, 3230 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3340 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, तो ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। दूसरा डिफेंसिव काउंटर रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे 150 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 2835 रुपए पे बाई करना चाहिए। 2790 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2900 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वैसे जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है, इसका ओवरऑल टारगेट 3400 से 3500 रुपए आता हुआ दिख रहा है, बट अगेन उसको 4 से 6 महीने लगेगा। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 2900 रुपए का टारगेट दिख रहा है। देखो सर ने भी एक आपको एक क्रूड वाली कंपनी दे ही दी, चाहे कैसे भी दी, वो दिवाली आ रहा है, कंजम्पशन है, उस वजह से दी या कैसे भी दिया। आपको एक एशियन पेंट दिया होगा, जरा नोटिस करवाइएगा एशियन पेंट्स के लेवल्स को। 3340 का टारगेट है। ठीक है, आपको ध्यान है कुछ दिन पहले हमने इसको ब्रेकआउट में भी जोड़ा था, और ये बात बोलते हुए जोड़ा था कि क्रूड का हमें डर नहीं है। दूसरा, सामने फेस्टिवल सीजन है। तीसरा, मार्केट अगर थोड़ा भी साइडवेज है, कंजम्पशन वाले शेयर चलेंगे। एशियन पेंट्स भी करीब 1% ऊपर जाके बंद हुआ है। दिखाओ इसका भी हफ्ते भर का चार्ट, आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा मैं क्यों एशियन पेंट्स के बारे में इतना बता रहा हूँ आपको। 3320 का इसका 3340 का इसका टारगेट है, और पिडीलाइट का भी मोटा मोटी टारगेट बड़ा ही रखे गए हैं। ठीक है, ये 3340 है। हफ्ते भर का चार्ट दिखाओ, आपको आइडिया लगेगा। दूसरा शेयर का जो ट्रेड है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। डिफेंसिव को छोड़ना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब जब भी मार्केट का हाई बन जाए, एक राउंड का बड़ा पैसा डिफेंसिव के अंदर डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, आगे अपनी अपनी कॉल है, आप पूरी फ्रीडम आपके पास है, आप जैसे मर्जी काम करो, जैसे मर्जी ट्रेड करो, लेकिन मेरा जो पॉइंट्स होता है मैं खुद अपने पॉइंट्स अपने सामने रख देता हूँ। आपका मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। दूसरा HUL है 2900 का, आपको ध्यान है ये भी हमने ब्रेकआउट शेयर के अंदर आपको नोटिस कराया था, और मेरे को ज़्यादा ध्यान है हमने थोड़ा सस्ता आपको नोटिस करवाया हुआ है। 2790 का भी आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो दोनों शेयर के अंदर एग्रेशन भी है और साथ ही साथ थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट भी है, और दोनों ही सर ने दिए हैं। अब तक दोनों मेहमानों ने जो हमको कॉल दिए, एक शॉट आया है वो एक्सिस बैंक, क्योंकि वीक कंटेंडर है, कोई सिग्नल नहीं है उसमें चलने के। अदरवाइज 3 शेयर अभी भी लॉन्ग के हैं, तो टिल्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव अभी भी हम खड़े हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ें, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे जरा खबरों वाले शेयर्स पता कर लेते हैं।
शरद जी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले बात करें तो बजाज ट्विंस फोकस में रहेंगे क्योंकि आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ खुल रहा है। 6,560 करोड़ का ये आईपीओ है और जो प्राइस बैंड है 66 to 70 रुपीज़ पर शेयर का है और एंकर इन्वेस्टर्स में भी बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पार्टिसिपेट किए हैं। अब थोड़ी एफएमसीजी स्पेस पे भी बात कर लेते हैं। मैरिको यहाँ पे जो अपनी स्टेक बढ़ा दी है स्टार्टअप में, एप्को नेचुरल्स में 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में अब 100% हिस्सेदारी आने वाली है। वही ब्रिटानिया की बात करें तो उनके जो महाराष्ट्र की प्लांट है वहाँ पे उन्होंने अपनी 36% कैपेसिटी बढ़ा दी है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इस प्लांट की वो लगभग 300 करोड़ का रहेगा जो इंटरनल एक्रूवल से दिया जाएगा। HUL लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे सारे FMCG न्यूज़ फ्लोज आज के लेके, क्योंकि आज जो है कंपनी ने बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है जहाँ पे वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आइसक्रीम बिजनेस का क्या प्रोस्पेक्टिव्स देखने मिल सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव्स देखने मिल सकता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो उनके ग्लोबल पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर इसी साल डिमर्ज कर दिए लगभग $8 बिलियन के जो ग्लोबल आइसक्रीम यूनिट है 2025 तक। अब बात करेंगे मज़गांव डॉक को, जहाँ पे लगभग 1500 करोड़ का ऑर्डर जो है ONGC में आया है पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को लेके। फार्मा स्पेस पे भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सुवेन फार्मा के जो हैदराबाद की फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है यहाँ पे देखें तो वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड आई है और उनको EIR मिला है। ग्रैनुअल्स इंडिया की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे हैदराबाद फैसिलिटी को 6 ऑब्जर्वेशंस आए हैं USFDA द्वारा। आज जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, स्पेशली अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है भारत आ रहे हैं 9 तारीख से 10 तारीख तक और यहाँ पे जो है L&T, टाटा पावर, ये सारे जो है मैक्रो इकोनॉमिक थीम वाले स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पोर्ट्स, कंजम्पशन भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स जो है UAE रिलेटेड आ सकते हैं। नज़ारा टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 48% स्टेक की एक्विजिशन हुई है पेपर बोट ऐप्स में, जिसका वैल्यू लगभग 300 करोड़ का है। जब मैं पेपर बोट ऐप्स के बारे में बात करता हूँ तो ये एक गेमिंग कंपनी है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई बेवरेज या जूस की कंपनी तो नहीं है। और आखिरी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो रहेंगे, आज जो है 54th GST काउंसिल मीट है। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स आज ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे टैक्स रेट जो हाइब्रिड व्हीकल्स को लेके है या कोई रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, टेक्सटाइल फार्मा सेगमेंट में, यहाँ पे जो है सारे थीम ऑफ स्टॉक्स पे आज फोकस रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट GST के आ सकते हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको आज फोकस में रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। इसमें आपने ये इंश्योरेंस वाला सेक्टर बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GST काउंसिल से आ सकता है। इसमें नॉन लाइफ चेक करना है क्योंकि वो बता रहे हैं कि गाड़ियों के GST पे जो हाइब्रिड गाड़ी है उसको GST को लेकर कुछ कैलकुलेशंस में रिलीफ आ सकता है। ये रिलीफ क्या कंज्यूमर तक पास ऑन होगा, नहीं होगा तो कंपनीज बहुत अच्छा चलेंगी। ठीक है, पहली बात आ तो जाए, देखते हैं फिर क्या होता है। हेल्थ बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स की राहत आ सकती है, इसलिए नॉन लाइफ वाले जो इंश्योरेंसेज हैं उस पर भी आपको ज़रा नोटिस करना है। ठीक है, ये तो हमने एक सेगमेंट है पूरा, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं जरा हमारे पास, वो भी आपके सामने रख देते हैं। वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि रिपोर्ट्स भी पढ़ लो, फिर एक साथ ही सारे शेयर्स पे हम धीरे धीरे करके चर्चा शुरू कर देंगे। वरुण गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत करूंगा श्रीराम फाइनेंस के साथ क्योंकि यहाँ तगड़ी रिपोर्ट आई है UBS की तरफ से। उन्होंने प्राइस टारगेट अपना बढ़ा दिया है। खरीदारी की सलाह है 2915 से बढ़ा के 3850 का कर दिया है। खासकर इनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो है 1.8 से बढ़ा के 2.2 टाइम्स के किए हैं। इनका साथ ही साथ कहना है कि जो मर्जर सिनर्जीज है वो अब प्ले आउट होते हुए नजर आएगी। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट अपना बढ़ाया है। जोमेटो पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेफरीज की है। बेस केस बाय टारगेट जो है 335 का इनका है। ये कह रहे हैं कि फूड डिलीवरी में ये कंपनी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है जो कि आगे चल के फ्रुक्टिफाई करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि FY 24 से 27 तक कंपनी की जो ओवरऑल डिलीवरी रेवेन्यूज़ है 20% साल दर साल आपको बढ़ते हुए नजर आएगी और इसके लिए 335 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। फर्स्ट सोर्स पे एक्सेस कैपिटल की रिपोर्ट है। ऐड का कॉल है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 300 से बढ़ा के 360 का किया है। खासकर जो डील विंस है वो इस कंपनी को आगे फ़ायदा दिलाएगी। वैल्यूएशंस इनका कहना है कि IT सेक्टर में लोअर एंड पे है और अपने EPS एस्टिमेट को FY 24 से 27 तक के जो है इन्होंने 0 से 2% तक बढ़ा दिया है और इसके लिए अब प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं। बैंक्स पे नमूरा का इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे रेट कट होता है तो बैंक्स के ROA पे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। निम्स पे 15 से 20
बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट होगा, खासकर जो लार्ज प्राइवेट बैंक, बड़े प्राइवेट बैंक हैं उनके, और आरओएस पे 5 से 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। गिरावट हो सकती है अगर यहाँ पे प्राइस कट आता है, रेट कट आता है तो। और इन्होंने 3 बैंक्स पे अपने प्राइस टारगेट चेंज किए हैं। एक्सिस बैंक 1435 से काट के 1370, एसबीआई 1030 से काट के 980 और बैंक ऑफ बड़ौदा 310 से काट के 280 का किया है। इंटरेस्टिंग है कि इसी महीने में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन और अब नोमुरा ने एसबीआई पे प्राइस टारगेट काटा है, इसको आप याद रखिएगा। और आखिर में बात करता हूँ आईटी पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिपोर्ट है। अब जेपी मॉर्गन कहता है कि यहाँ पे जो यूएस की टेक स्पेंडिंग है वो बढ़ते हुए नजर आएगी और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में ओवरऑल आईटी सेक्टर पे देखने मिलेगा। इनका कहना है कि 12 से 18 महीने में जो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंड है उसमें आपको बीएफएसआई वर्टिकल में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इसके लिए एम्फोसिस, कोफोज और टीसीएस इनका कहना है कि बेस्ट प्लेस है इस पूरे सेक्टर में। और एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा अगर आप देखेंगे तो लीस्ट है बीएफएसआई एक्सपोजर के तौर पे। लेकिन सीएलएसए का कहना है कि मल्टीपल हेडविंड्स है इंडियन आईटी सेक्टर के ग्रोथ पे और कोविड के बाद सबसे ऊंचे वैल्यूएशंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं। करीब 7% ही दूर है हम कोविड के वैल्यूएशन से। वो समय था जब आईटी काउंटर्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे और इसके लिए इनका कहना है कि काफ़ी सारे हेडविंड्स है और यहाँ पे ये कॉशियस बोल रहे हैं कि आप रहिएगा ओवरऑल आईटी सेक्टर पे, क्योंकि हो सकता है आगे आपको हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने मिले। तो एक अच्छी रिपोर्ट आईटी पे और एक थोड़ी कॉशियस रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से पूरे आईटी सेक्टर पे है। निवरुण, ये रिपोर्ट्स काफ़ी ठीक लग रही हैं। दोनों के जो तर्क हैं अपने आप में बिल्कुल ठीक है। सीएलएसए वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न जता रहा है। वो कह रहा है जी आप कोविड से 7% दूर हो। सिर्फ कोविड के अंदर आईटी का तो बोलबाला था, आपने खुद फील किया है, तो आप उससे सिर्फ 7% दूर हो। इतनी हाई वैल्यूएशन पे आप कैसे चीज़ों को पकड़ोगे? और इससे पहले वाली जो रिपोर्ट अभी आप बता रहे थे मेरे को, जो कि जेपी मॉर्गन की आईटी पे, वो ये कहते हैं कि भाई आईटी की स्पेंडिंग बढ़ेगी यूएस के अंदर। इलेक्शंस है, इलेक्शंस के पहले या इलेक्शंस के बाद ज़रूर अनाउंसमेंट होती है आईटी स्पेंडिंग को लेकर, और आईटी का वहाँ पे दबदबा इंडियन कंपनीज़ का बहुत है। डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाते हैं तब भी आईटी कंपनीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिया के फेवर में माने जाते हैं। और कम से कम H1B वीज़ा को लेकर अगर टाइट करेंगे भी तो इंडिया के रिलैक्सेशन के साथ हो सकता है वो, तो वैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ही रिपोर्ट्स के तर्क अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि एक कहता है स्पेंडिंग बढ़ गई, एक कहता है वैल्यूएशन ख़राब है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना अभी हम जरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और शेयर्स पे जरा स्पीड से हम चलते हैं और जरा आइडिया लेते चलते हैं। पहले जरा ग्रैन्युलस इंडिया लेके आओ, जहाँ पे यूएस एफडीए के नोटिस मिले हैं, 1-2 नहीं 5 से ज़्यादा हैं। जरा ग्रैन्युलस अंशुल जैन चेक करना आप, कितना वीक कितना ख़राब लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी जी, ग्रैन्युल्स काफी अच्छा लग रहा था। एटलीस्ट न्यूज आने के पहले स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट था, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, 50 डे मूविंग एवरेज से 8-10% दूर है, तो प्रोबेबली एक पुल बैक मिल सकता है। इमीडिएट मेजर सपोर्ट पुल बैक पे 661 का रहेगा। ये लेवल होल्ड होता है तो बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ऊपर में 700-710 रुपए आता हुआ दिखेगा, लेकिन 660 अगर बैड न्यूज पे नहीं होल्ड कर पाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी डीपर रहेगी 598-600 ऑड लेवल्स पे। तो 660 का लेवल क्लोजली वॉच करना चाहिए। डिप पे अगर वहां रिजेक्शन मिलती है तो बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, डिप बाइंग ऑन डिप्स करना है। जहाँ जहाँ भी लेवल्स आपको प्रोड्यूसर साहब समझ में आए ना कि ये लेवल्स है सर। अच्छा, मैं सभी मेहमानों से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो भी आप ट्रेड में कन्वर्ट करो, कोशिश करना उसका स्टॉप लॉस और टारगेट दे देना। हमने एक ऐसी स्टैम्प क्रिएट कर रखी है, जैसे आप टारगेट स्टॉप लॉस बोलोगे हम छाप देंगे और सामने लिखतम और वक्तम वाला काम पूरा हो जाएगा, यानी कि सुना भी जाएगा और लिखा हुआ दिखा भी जाएगा, तो काम पक्का रह जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। मचकाउंट डॉक एक और शेयर है, ओएनजीसी से इसको 1486 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन कंपनीज में ऑर्डर की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए ऑर्डर पे कितना रिएक्शन देगी मेरे को नहीं पता, लेकिन है ये पॉजिटिव खबर। तो पाइपलाइन बदलने को लेकर इनको एक ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से। एक बार देवांग भाई इसको जरा चेक करना आप। मजगांव डॉक की बात, डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, फिर अपसाइड रिज्यूम किया था। पास्ट 2 डेज में हमने देखा एक थोड़ा सा माइनर सा डिप देखने मिला है, तो बैंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। ओवरऑल एक सपोर्ट बेस बना हुआ दिख रहा है मजगांव डॉक में। 4300 का सपोर्ट है, तो बैंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। अपसाइड अराउंड 4600 तक के जोन देखने मिल सकते हैं मजगांव डॉक में।
ये लेवल्स भी मिल गए हैं आपको। तो जो जो लेवल्स आप मिल रहे हैं आप उसको भी नोटिस करते जाइएगा, हम भी लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। प्रोड्यूसर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और वो जहाँ भी उनको समझ में आएगा वो सीधा सीधा आपके लिए वो स्टैम्प भी लगाते जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, गौरांग शाह भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर मेरे को दिख रहे हैं। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। सर अभी ना एक रिपोर्ट के मैं जिक्र कर रहा था जो मेरे सहयोगी वरुण दुबे ने बताया। उन्होंने कहा कि एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है आईटी कंपनीज को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर स्पेंडिंग वगैरह काफ़ी बढ़ेगा और कई कंपनी से उसका बेनिफिट भी हो सकता है। उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं, चलो मैं आपको वो नाम भी बता देता हूँ जो वरुण ने हमको रिपोर्ट्स में बताए हैं सर। उसमें वो कह रहे हैं कि जो घरेलू आईटी कंपनीज हैं उनको अच्छा बेनिफिट होगा। एम्फेसिस, कफोर्स, टीसीएस जैसे उन्होंने नाम दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन है उससे पहले ये स्पेंडिंग टिपिकली बढ़ती है। सीएलएसए ने जस्ट इसके उल्टा कहा है। सीएलएसए कहता है कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है बॉस, वैल्यूएशन उस जगह पर आके पहुंच गई है जहां पर कोविड में जो वैल्यूएशन हुआ करती थी ना, जिसमें आप एक्सट्रीम थे, उससे सिर्फ आप 7% ही दूर हो। सर किसका तर्क ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है, वैल्यूएशन की चिंता वाली सीएलएसए की रिपोर्ट का जो कहती है थोड़ा दूरी बनाओ, या फिर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का जो कहती है नहीं पास आ जाओ क्योंकि इसकी स्पेंडिंग बढ़ रही है, और कुछ कंपनीज के नाम भी बताए हैं उन्होंने। धन्यवाद डिप्टी जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो आपका प्रश्न है दोनों में से किसका तर्क हमें ठीक ठाक लग रहा है। हमें हमारा तर्क जो है वो ठीक ठाक लग रहा है, और हमारा तर्क ये है डिम्पी जी कि पिछले 2 साल में जब ये सब बुद्धिमत्ता वाले गोरे संस्थागत निवेशक कारण ढूंढ रहे थे आईटी क्षेत्र से दूर रहने के लिए, उस समय पर हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज यही कवायद कर रही थी, और हमने हमारी चैनल ईटीना स्वदेश पर कई बार पिछले 1.5-2 साल से कहते आ रहे हैं कि आईटी क्षेत्र में निवेश कीजिए, लंबी अवधि के लिए करिए। परिस्थिति सुधरने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा। और आज वास्तविकता यह है कि पहली तिमाही नतीजों के देखने के बाद, खास करके इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के, कम उम्र सभी लोग अब आईटी क्षेत्र में अपना पलड़ा जो है वो झुका रहे हैं, और ज्यादा आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। ब्याज दरों में कटौती संभवता है अमेरिका में इस महीने में, कब होगी कितनी मात्रा में होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन परिस्थिति में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजटरी कट्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो अमेरिका में प्रतिबंध था, वहां पर अब लगाम जो खींची गई थी उसमें थोड़ी बहुत रियायत दी गई है। दूसरी तरफ स्थानीय मार्केट में ही काफी सारे मेरे ख्याल से अवसर है स्थानीय आईटी क्षेत्र की कंपनी में जहां पर कामकाज हो रहा है। अमेरिका को छोड़ करके बाकी देश भी है दुनिया में, यूरोप है, अदर ईस्टर्न यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, साउथ अफ्रीका है, सब कॉन्टिनेंट्स है, काफी सारी जगह है, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन है जहां पर कामकाज हो रहा है। तो हमारा तर्क ये है कि भाई, और एक बात मैं कहना चाहूं आपको कि आज के माहौल में जहां पर साइबर अटैक्स और वेब अटैक्स इतनी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, जहां पर जेन एआई एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से अगर आप आईटी क्षेत्र की सेवाएं नहीं लेंगे तो आपका जो आईटी प्लेटफॉर्म है वो असुरक्षित हो जाएगा। और कोई भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी मेरे ख्याल से ये नहीं चाहेगी कि अपना आईटी एनवायरनमेंट को किसी तरह का खतरे में डाले, या फिर उपभोक्ताओं को उसका उपयोग करने में कोई खतरा हो। और ये सब सुरक्षित रखने के लिए आपको आईटी क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये दिग्गज कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक, साइंस लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा एलेक्साई, ये जो छोटी मझौली कंपनियां यहाँ पर खरीदारी की राय है। डीपी हमारा मानना ये भी है कि दूसरे हिस्से में यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 तीसरी तिमाही के नतीजे जब आएंगे, वहां से जो रफ्तार होगी सुधार की वो और तीव्र होगी आईटी क्षेत्र की। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर पर ये कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और उससे जुड़े सेक्टर कहां पर आपको नजर रखनी है ये भी अभी आपको गौरांग जी बता रहे थे। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और अंशु जी, आज एफएमसीजी शेयरों से भी जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। मैरिको पर खबर आ रही है कि यहाँ पर स्टेक बढ़ाया गया है एपकॉस नेचुरल्स की तरफ से। ब्रिटानिया क्षमता विस्तार की योजना बना रही है। आज एचयूएल भी फोकस में है, बोर्ड बैठक होने वाली है और यहाँ पर भी कुछ बिजनेस ऑल्टरनेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए यहाँ पर एचयूएल की बोर्ड की बैठक होगी। तो ये 3 दिग्गज कंपनियां एफएमसीजी स्पेस से फोकस में है। कैसी लग रही है आपको ये कंपनियां? आज खबरों के चलते एक्शन में भी रह सकती हैं,
कहीं कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको एफएमसीजी स्पेस में, या फिर पोजिशनल मीडियम टर्म के लिहाज से कोई कंपनी अच्छी लग रही है आपको? HUL हमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़ा बेस ब्रेकआउट है। इसके अलावा ब्रिटानिया में भी एक अप मूव आता हुआ दिख रहा है। ब्रिटानिया में एक फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है। 59.45 निकलने के बाद इस स्टॉक में भी लगभग 6150 तक की अप मूव आएगी। तो HUL तो करंट मार्केट प्राइस से जो मैंने बाय दिया है उसी के साथ हम रहेंगे। ब्रिटानिया में जरूर बाय ऑन ब्रेकआउट की सलाह रहेगी। 59.45 निकलता है तो बाय ऑन ब्रेकआउट करना चाहिए। लगभग 200 से 250 रुपए की अप मूव मिलेगी। करंट मार्केट प्राइस पे बाई की सलाह नहीं है, बाई ऑन ब्रेकआउट 59.50 के ऊपर। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। दिवांग, जोमेटो में क्या आप आज भी तेजी देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। जोमेटो शुक्रवार के सेशन में भी हम देख रहे थे कि 2% ऊपर था। आज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। जेफरीज मौजूदा स्तर से 31% का अपसाइड देख रहा है, अपनी कवरेज शुरू की है और आने वाले समय में FY 24 से 27 के बीच में 20% औसत ग्रोथ वो देख रहे हैं डिलीवरी रेवेन्यू में। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव कमेंट्री, मौजूदा स्तर से 31% का अपसाइड, तो रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी है। जोमेटो में और तेज़ी के लिए आज ट्रेड ले सकते हैं, और जिनकी पहले से ही होल्डिंग है क्या उन्हें यहाँ से कुछ स्टॉप लॉसेस रिवाइज करना चाहिए? जोमेटो के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? डेफिनेटली डेली चार्ट पे स्टॉक काफी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। आफ्टर द करेक्शन स्टॉक अपसाइड जो रिज्यूम किया है वो शॉर्ट टर्म एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। तो अपसाइड अराउंड 275 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 248 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। तो जो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 248 के स्टॉप लॉस के साथ, और न्यू बाइंग भी कर सकते हैं स्टॉक में। गिरावट आए तो उसमें आप तेजी भी करके चल सकते हैं, और ऊपर के लिए टारगेट भी आपको बता दिए। गौरांग जी, एक खबर पर या आज एक जो बड़ा इवेंट है उस पर आपकी थोड़ी राय लेना चाहेंगे। आज हिज हाइनेस अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत में विजिट कर रहे हैं। 2 दिवसीय उनकी बैठक चलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भारत के लिहाज से बैठक बताई जा रही है, जिसमें कि इंफ्रा, रेलवे, पोर्ट, ये सभी सेक्टर फोकस में रह सकते हैं। इस विजिट को आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं और इस लिहाज से किन किन सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए, इसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए। पूजा, धन्यवाद। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो खाड़ी देशों के साथ मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रयास जब से बीजेपी के नेतृत्व में NDA की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो प्रयास यही हो रहा है कि हम ज्यादातर हमारी जो निर्भरता है ऊर्जा पर, यानी कि कच्चे तेल पर, वो किस प्रकार से कम हो, और निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक बातें होगी और बायलैटरल ट्रेड को लेकर के काफी कुछ हस्ताक्षर किए जाएंगे, और जो करार होगा मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक परिस्थिति स्थापित होने की संभावना है। जैसे जैसे मेरे ख्याल से खबरें आती जाएगी वैसे वैसे उसके ऊपर थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करेंगे और विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और ब्रुनेई में भी अभी प्रधानमंत्री जाके आए थे पिछले हफ्ते। 40 साल बाद मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे, और वहां पर किंग ऑफ ब्रुनेई से मुलाकात की, और वहां पर भी बायलैटरल ट्रेड रिलेशन के ऊपर बात की है। तो ये प्रयास निरंतर जारी है, और मैं मानता हूं कि इससे हमारे भारतवर्ष को काफी कुछ फायदा मिल सकता है। डन। तो कुछ कुछ और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं कि जहां पर एक अच्छा मोमेंटो या फिर बढ़िया आपको शेयर मिल सकते हैं। अच्छा, पहले 2 शेयर्स का जरा चेक करवाना ज़रूरी है। अंशुल जैन, आप रिलायंस पे बोलोगे? आपके पास तो होल्डिंग है ना, आप डिस्क्लोजर दे चुके हो कई बार, इसलिए रिलायंस पे आप बायस्ड हो जाते हो। बोलोगे सर आप? जी डिम्पी जी, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं इसको अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, फिर दिवांग शाह से लेते हैं कॉल। एक दिवांग, रिलायंस को चेक करना जरा। 3000 भी गया, 2950 भी गया, 2929 पे बंद हुआ है। ये एक मेजर कंटेंडर है, ये ठीक हुआ तो फिर चलेगा। काफ़ी सारे लोग इसको क्रूड की मंदी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ट्रिगर नहीं, कुछ कह रहे हैं कि मंदी है, कुछ कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है, बड़ा जो भी रीजंस हो सकते हैं। मैं सिर्फ लेवल से आपसे समझना चाहता हूँ। ये 2929 पे ख़रीदने वाला है, शेयर को ख़रीद लें। मेरे को 2 हेल्प चाहिए। पहला, बाज़ार को सपोर्ट करेगा, और दूसरा, मेरे पोर्टफोलियो में मैं सही टाइम पे सही शेयर ले रहा हूँ।
रिलायंस की बात करूँ, शॉर्ट टर्म जो व्यू है स्टॉक में, थोड़ा बहुत यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है। 2880 तक के जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं कि अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है स्टॉक, तो फर्दर और डिक्लाइन देखने मिल सकता है। सो अभी फिलहाल इसमें अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, लगे हाथ सर। HDFC भी चेक कर दो। HDFC बैंक मतलब HDFC बैंक की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड देखने मिला है, काफी एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। 1600 का एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड लेवल ऑफ 1660 1670 तक के जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें और भी कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है स्टॉक में। गुरांग सर, ये डी मार्ट मैं थोड़ा शेयर को देख रहा था। एक तो ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, मतलब अच्छा चला हुआ है और इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बार ज़रा दिखाना एक महीने का चार्ट डी मार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्ट का, और हफ्ते का भी दिखाना, और एक मंथ का भी दिखाना। देखो आज एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 5000 वाला शेयर है, सिर्फ 1 रुपया 1.5 रुपया जाके बंद हुआ है। और ये 7 डेज़ में करीब 6% जब बाज़ार डल था। महीने का भी दिखा दो इसका रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न भी, वो भी करीब 6% ही बनता है। यानी कि शेयर ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया, महीने में 6% तक का रिटर्न दिया है। सर आपको इसकी वैल्यूएशन वाला मैटर कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? मैं मान लो फ्रेश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डिप में मेरे को शेयर खरीदने हैं, तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट को प्लस कर लूँ या कुछ और देखूँ सर सिस्टम में? देखिए दिव्य जी, पहले तो इस कंपनी की अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से दूसरे तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे तो बहुत बड़ी निराशा थी, और उसी कारण यहाँ पर एक बहुत ही तीव्र गिरावट आते हुए दिखी थी। और फिर धीरे धीरे करके सुधार हुआ चौथी तिमाही में, पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजों में। कंपनी के मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो बड़े शहरों में और मझौले शहरों में तो अपने जो स्टोर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन ज्यादा उनकी जो रणनीति है कारोबार की आगे बढ़ाने की, वो टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में और थोड़े बहुत ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों में स्टोर्स खोलेंगे, जिससे फुटफॉल्स बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और थोड़ी बहुत दिक्कतें जो एक्सपेंशन कर रहे थे और जो खर्च हो रहा था उस पर हो रहा था, लेकिन अब वो निर्णायक तरीके से पूर्ण हो चुका है। और नए स्टोर्स खोलने के पश्चात हमारा मानना है कि योगदान जो बैलेंस शीट पे है, आमदनी और शुद्ध मुनाफे पे, वो काफी अच्छा आ सकता है। तो अगर आप नया निवेश कर रहे हैं डिप्पी जी, जो आपका प्रश्न है, तो शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए। शुरुआत कीजिए 20 30 40% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उसके हिसाब से, और गिरावट आती है तो और जुड़ते जाए। बाजार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय रह गए हैं मार्केट के प्री ओपन में, लेकिन उसके पहले खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट पर चर्चा कर ले। आज बैंक्स भी फोकस में है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कुछ बैंक तो इनके टॉप पिक्स में शामिल है, लेकिन कहीं कहीं पर टारगेट प्राइस घटाया भी गया है। गौरांग जी, आपसे स्पेसिफिकली राय लेंगे सरकारी बैंकों पर। शुक्रवार के दिन काफ़ी ज़्यादा टूटे थे ये बैंक। एसबीआई तो टॉप लूजर था, 4% टूट गया था। और आज नोमुरा ने जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया, उनका कहना है कि अब जल्द ही रेट कट साइकिल शुरू होंगे, और जब भी वो शुरू होते हैं इन कंपनियों के मार्जिन पर, आरओए पर कुछ असर आ सकता है। हालांकि रेटिंग अभी भी बाई की रखी है, लेकिन स्पेशली जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर टारगेट प्राइस यहाँ पर घटाया गया है नोमुरा की रिपोर्ट में। आपका क्या व्यू बन रहा है इन बैंकों पर? यही कारण था पूजा कि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक ने यहाँ पर दूर रहने की राय दी थी, लेकिन हमारी सोच और विचारधारा विपरीत है पूजा। अगर यहाँ से आगे बढ़ के भारत एक बड़ा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बनता है, अगर विस्तार योजनाएं करती हैं, लोग व्यवसाय करने के लिए कारोबार शुरू करेंगे, या फिर कारोबार जो ऑलरेडी उन्होंने पहले से शुरू कर चुका है वहां पर वो विस्तार योजनाएं करते हैं, तो ये सब परिस्थिति में पूजा आपको ऋण की जरूरत पड़ेगी। बिना ऋण यानी कि क्रेडिट के आप कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही उसकी विस्तार योजनाएं कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स को लेकर के थोड़ी बहुत आशंका आरबीआई गवर्नर ने भी जताई है, और बाकी अन्य जो वरिष्ठ बाजार के मुखिया है उन्होंने भी जताई है।
लेकिन क्या इतनी गंभीर परिस्थिति है कि आप अपने पोर्टफोलियो में से वित्तीय क्षेत्र खास करके सरकारी बैंक को उठा करके निकाल दे, बेच दे? ये मेरी बुद्धिमत्ता नहीं कहती है। मेरी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है या फिर पहले से निवेश है और अगर आपके पास पर्याप्त समय सीमा है, तो आपको इन सब रिपोर्ट्स की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बने रहें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, ये 5 या 6 सरकारी बैंक है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और कमूमन सभी निजी क्षेत्र की बैंकों में हमारी खरीदारी की राय है। देखिए, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को भय लगता है, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। निवेशक को ये देखना है कि वो कितना समझ पाते हैं और उनके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। बिल्कुल। तो ये है सलाह बैंकों पर। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये बड़े दिग्गज काउंटर हैं, इन्हें पोर्टफोलियो से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए इस स्टॉक में और गिरावट मिले तो यहाँ पर आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। लेकिन एक बार एक टेक्निकल चेक कर लेंगे SBI पर, क्योंकि शुक्रवार के दिन 4% टूट गया था आज, और आज थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है कंपनी पर। अंशुल जी, SBI में अगर आज की बात करें तो क्या कोई करेक्शन देख रहे हैं आप और गिरावट देख रहे हैं मौजूदा स्तर से? जिसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है डेली चार्ट पे, जिसका इमीडिएट टारगेट जो बनता है 732 के आसपास बनता है, जो प्रीवियस स्विंग लो भी रहा है। तो यहाँ से किसी भी तरह की रैली मिलती है अगर 795 के आसपास, एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 732 का व्यू लेते हुए। 822 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है फिलहाल के लिए। और ये जो डाउन मूव आ रही है, ये केवल ब्रॉडर अपट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आ गया है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर में एक पुल बैक है जो 731 732 तक आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार एग्रेसिव प्लेयर शॉर्ट ले सकते हैं। अग्रेसिव प्लेयर्स यहाँ पर शॉर्ट की रणनीति अपना सकता है फिलहाल के लिए SBI पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का, ब्रेकआउट शेयर्स। तो ब्रेकआउट की कड़ी के अंदर हमने कई सारे स्टॉक्स आपके सामने रखे हैं, जहाँ पे एक अच्छा बेस, वैल्यूएशन, कंफर्ट और बहुत सारा एनालिसिस करके, यानी कि डाटा का, डेरिवेटिव्स का और साथ ही टेक्निकल्स का, मैं कोशिश करता हूँ सभी शेयर्स आपके सामने रखे जाएँ। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स रखे। हमने एशियन पेंट आपको समय से पहले बताया, HUL नोटिस करवाया, SBI कार्ड नोटिस कराया, बजाज फिनसर्व नोटिस कराया। ये सारे शेयर्स मार्केट के बाद में ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी बने और आप देख रहे हो गाय बगाए अभी भी इन पर चर्चा हो रही है और अभी भी इस पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। मार्केट एक टफ फेज़ में आ गया है एक्चुअली। उस टफ फेज़ से निकालने का दारोमदार 2-4 बड़े पार्टिसिपेंट्स पे रहेगा। या तो रिलायंस आ गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी मेरे को कम लग रही है, HDFC आ गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, तो फिर कौन और बड़ा है जो कि मार्केट के अंदर अच्छे से नोट पे एक पोजीशनिंग कर सकता है। आज जब रिपोर्ट आई थी JP Morgan और CLSA की, तो उसके बाद से मैंने JP Morgan की रिपोर्ट को खुद से देखा और ज़रा पॉइंट्स निकाले। मेरे को IT कंपनीज़ के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत कंफर्ट लगता है। कम से कम इस रेंज से बाहर निकालने में आपकी IT कंपनीज़ हेल्प कर सकती हैं। तो मैं आज थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोसिस की कॉल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन से ज़रा इन्फोसिस का वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा और फिर डेली भी दिखाऊंगा और साथ ही थोड़ा लेवल्स भी आपको नोटिस कराऊंगा कि कहाँ पे आपको कैसे चलना और कैसे प्लस करना है। देखिए ये वीकली चार्ट अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा पाएँ तो मैं आपको ज़रा नोटिस कराता हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस आपको बनता हुआ दिखेगा। ये पूरी तरह से एक चैनल है जिस चैनल को हम ख़राब नहीं कर रहा है या हमने ख़राब होने नहीं दिया, आप ऐसे समझ लीजिए। आप, मैं आपको कहोगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। आप ये देखेंगे ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट। तो आप ये लगातार 4 जगहों से सपोर्ट देखते हैं और ये 200 दिनों के एवरेज पैरेलली चल रही है, ये कभी ब्रेक नहीं हुई है। 50 दिन को हम बार बार ब्रेक करते हैं बट नियर बाय सपोर्ट 200 दिनों के एवरेज का है, ब्रेक नहीं होती है। वॉल्यूम वगैरह थोड़ा सा बढ़ना वापस से शुरू हुए हैं। और एक और चीज़ जिसको मैं ब्रेकआउट, टिपिकली ब्रेकआउट के तौर पर मैं नोटिस करवा रहा हूँ, वो ये डबल टॉप का ब्रेकआउट है। ये मैंने आपके लिए एक लाइन खींची है और आपको मैं ज़रा नोटिस भी कराता हूँ। देखिएगा ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको हम डबल टॉप कहते हैं। वापस हम उसी जगह पर आ गए। 1 मिनट के लिए एक रिजेक्शन आया था यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन उसके बाद ये रिजेक्शन अगर वापस से फिल हो जाता है तो ये 2 बड़े टॉप के यानी कि 2 मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। पीछे वॉल्यूम है, नीचे सपोर्ट का लेवल अच्छा है और एक यू शेप रिकवरी का ब्रेकआउट टिपिकली आपको मिल सकता है। थोड़ा स्लो रखिएगा अपने आप को,
क्योंकि ऐसा नहीं कि इन सभी शेयर्स में वैल्यूएशन की दिक्कत नहीं है। CLSA ने ये चीज़ आपको नोटिस करवाई है, थोड़े चले भी हुए हैं। मैंने ही आपको इनके चार्ट्स दिखाए थे कि देखिए IT थोड़ा चल चुका है, बट क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको बड़े शेयरों पर ही राइड करना होगा। रिलायंस पे, HDFC पे, L&T पे, HUL पे, इन्फोसिस पे, TCS पे, ये 6-7 शेयर ही 50% से वेटेज रखते हैं। HUL ऑलरेडी सर आपको दे चुके हैं। आज अंशुल जैन की कॉल में से एक था, मेरे को रिपीट करना ठीक नहीं लगा, नहीं तो मैं भी HUL ही करता। लेकिन फिर भी आप इन्फोसिस पे भी नोटिस रख सकते हैं, उतना भी ख़राब नहीं है जितना आपको ये डैमेज से कंट्रोल से बाहर नहीं कर पाएगा। तो इन्फोसिस आज हमारी तरफ से इकलौता ऐसा शेयर है। एक काम करते हैं, अंशुल जैन से ही जरा आइडिया लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं। अंशुल जैन, हमने ये वीकली चार्ट्स पे हमने नोटिस करवाया, हम थोड़ा वॉल्यूम कर रखेंगे, थोड़ा मैं स्विंग वाला अपने अंदर ब्लड ले आऊँगा कि मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मेरे को जैसे 2-4-5% मिलेगा, 5% से मैं बाहर भी निकलूँगा इसमें से। तो मेरे को ज़रा इन्फोसिस की रणनीति बताइए। और एक और पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डिप में लेना है तो मैं ज़रा वीकली चार्ट से डेली कर देता हूँ, और डिप अगर आपको थोड़ा भी 50-60 रुपये नीचे मिल जाए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? मैं 50 रुपये नीचे 1850 के आसपास के ले लूँगा सर। डिम्पी जी, एग्जैक्टली आपने वही कहा जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ से अगर 50-60 रुपए की डिप मिल जाती है, 1820 से 1850 ये मेजर सपोर्ट जोन है। इस जोन में कहीं भी स्टॉक मिलता है तो आप बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। और आपको याद होगा जून से मैं कहते आ रहा हूँ कि मार्केट को जो आउट परफॉर्म करेगा वो IT इंडेक्स है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस या बड़े फंड हाउसेस की नेगेटिव रिपोर्ट थी, लेकिन मुझे याद है उस समय भी चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ रहे थे और गौरांग जी काफी पॉजिटिव थे IT सेक्टर पे। तो एक डबल एज मुझे मिल गया था कि टेक्निकल स्ट्रांग है और गौरांग जी भी काफी बुलिश हैं इस पे। तब से 1440 हम इन्फोसिस रेकमेंड करते आ रहे हैं। ET नाउ स्वदेश पे पहला टारगेट 1700 का था, दूसरा टारगेट 2000 का था। बट जिस आपका पैटर्न डेवलप हुआ है वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम का, इसका टारगेट लगभग 2400 रुपए निकल के आता है। तो बाई ऑन डिप्स करना चाहिए 1850 1820 की रेंज में, और स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 1700 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। और आप इसको अगर 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, हाई लाइकली है कि 2400 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। वाह, बढ़िया है। तो 2400 का टारगेट साल भर का है। हालांकि मैंने तो जैसे कहा, मैं इसको स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस कर रहा हूँ, तो मैं आज थोड़ा वेट करूँगा। मेरे को 1850 के आसपास अगर मिल जाए तो मैं पोजीशन ज़रूर प्लस करूँगा। ये वीकली चार्ट मैंने आपके लिए नोटिस करवाए हुए स्क्रीन पर। तो आज सर ने भी आपको रिकमेंडेशन दे दिया कि हाँ, इन्फोसिस के साथ आगे जाया जा सकता है। सर, अगर मैं 1850 पे ले रहा हूँ आज, एग्जाम्पल मेरे को 1850 पे मिल जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट एक बार वापस से बता देंगे अंशुल जैन आप? थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो 1700 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 2400 रुपए का 12 महीने का टारगेट रहेगा। तो बिल्कुल बाई ऑन डिप्स का परफेक्ट कैंडिडेट है इन्फोसिस। ठीक है, ये स्टैंपिंग अभी आपको लगती हुई दिख जाएगी प्रोड्यूसर की तरफ से। 2400 रुपये तक के टारगेट है, बड़े टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस के दिए जा रहे हैं। बाइंग और डिप्स करना है आपको। छोटा मोटा डिप मिल जाए, से मान लो मेरे को, तो 50 रुपये का डिप भी मेरे लिए काम चल जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं पूरा माल नहीं डालूंगा 50 रुपये में, थोड़ी और पोजीशनिंग को आराम से देखूंगा, तो फिर आप थोड़ा और कम करके वॉल्यूम लेना। तो एक अच्छा शेयर इन्फोसिस का, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। दिखाने को हम HUL भी मैं नोटिस करवाता, बट वो मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि अंशुल सर ने ऑलरेडी आपको ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है, बैक टू स्टोरी। तो ये कुछ ब्रेकआउट शेयर्स पर हमने चर्चा की, इस पर आप नज़र रखिए और बाजार खुलने के बाद हम वापस से एक बार रिव्यू लेंगे इन तमाम स्टॉक्स का। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग की शुरुआत हो चुकी है, बाजार को थोड़ा सेटल होने देते हैं। निफ्टी इस वक्त कमज़ोरी ही इंडिकेट कर रहा है। 24,800 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश। अब 9:15 बजे बाजार खुलेंगे, देखना होगा क्या कुछ लेवल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल एक हल्की कमज़ोर शुरुआत यहाँ पर, शुरुआती संकेत यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें आज हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स पर ही, अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे। श्रीराम फाइनेंस एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, यहाँ पर भी टारगेट रिवीजन हुए हैं। 2% के शुरुआती टिक, मजबूती के टिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में। देवांग, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? श्रीराम फाइनेंस शुरुआती ट्रेड में ऐड करके चल सकते हैं स्टॉक को?
श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे एक मोमेंटम में और जो चार्ट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे वो भी पॉजिटिव है तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखने की हिसाब है 3180 का अपसाइड अराउंड 3400 तक के जोन देखने मिल सकते 3350 तक के जोन देखने मिल सकते हैं श्रीराम फाइनेंस में। ठीक है, तो ये है सलाह श्रीराम फाइनेंस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बात करेंगे हम बजाज ट्विंस के, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। यहाँ पे जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो है लगभग 6560 करोड़ का आईपीओ खुल रहा है आज। प्राइस बैंड की बात करें तो 66 to 70 रुपीज़ पर शेयर पे है और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स में भी बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है। दूसरा स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा। कंपनी ने एक कमेटी बनाई है जहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके आइसक्रीम बिजनेस के प्रोस्पेक्टस का और क्या पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। इसका अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो इनकी जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी जो आइसक्रीम की बिज़नेस इसको डिमर्ज करने वाले, जो लगभग $8 बिलियन का रहेगा और 2025 के एंड तक ये डिमर्जर हो सकता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी कॉर्पोरेट एक्शन जो है आइसक्रीम बिजनेस में HUL के लिए भी देखने मिल सकती है। मझगांव डॉक लगभग 1500 करोड़ का ऑर्डर आया है ONGC से पाइपलाइन रिप्लेसमेंट पे। और वही अगर हम बात करें सुवेन फार्मा की तो यहाँ पे EIR आया है उनका वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का हैदराबाद की फॉर्मुलेशन फैसिलिटी पे। ग्रैनुअल्स इंडिया की भी हैदराबाद फैसिलिटी पे 6 ऑब्जर्वेशंस आई है USFDA द्वारा। आज इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है स्पेशली जिनका मिडल ईस्ट से ज़्यादा जो है कनेक्शंस है, इंफ्रा, रेलवे, स्पोर्ट्स, जैसे कि L&T, टाटा पावर। यहाँ पे जो है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं भारत में और ये अगले 2 दिन तक रहने वाले हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट्स जो है मिडल ईस्ट को लेके आ सकती है, स्पेशली UAE पे। नज़ारा टेक की बात करें तो 48% स्टेक्स पेपर बोट ऐप्स पे आया है। लगभग 300 करोड़ का ये एक्विजिशन है और याद रखें ये कंपनी जो है एक गेमिंग कंपनी है। इंश्योरेंस स्टॉक स्पेशली आज फोकस में रहने वाले लाइफ इंश्योरेंस के, क्योंकि आज 54th GST काउंसिल मीटिंग है। टैक्स रेट जो हाइब्रिड व्हीकल्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टेक्सटाइल और फार्मा, इन सेगमेंट्स में अनाउंसमेंट्स आ सकती है। तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स तो बता दिए जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। वहाँ पे आज श्रीराम फाइनेंस फोकस में रहने वाला है। UBS की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे UBS की रिपोर्ट में बाई रेटिंग रखा है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 29.15 से बढ़ा के कर दिया है 38.50 तक। मतलब 15 से 20% से अपसाइड पोटेंशियल और बढ़ गया है। और ओवरऑल जो ग्रोथ विजिबिलिटी है उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और जो मर्जर की सिनर्जीज़ है और ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को करने वाली है। नेम कंप्रेशन अभी ट्रांजिटरी है, माने इससे मीडियम टर्म बेसिस पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आगे जाते हुए एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रहेगी। तो उसके कारण यहाँ पे एक प्राइस हाइक भी आया है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न में हैं। शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए, नवरत्न शेयर्स हैं और इन नवरत्न शेयर्स के साथ में आपको थोड़ा फिर से आइडिया लग गया होगा कि इस समय की पोजीशनिंग क्या चल रही है मार्केट के अंदर। कह रहे नहीं हाँ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और एक दो चीज़ें ज़रा देख लेते हैं मार्केट्स के अंदर इस समय की ओपनिंग वगैरह कैसे हो रही है और ज़रा ओपनिंग के साथ साथ में लेवल्स क्या हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट खबर भी आ रही है दिल्ली से, हम अपने साथ अपने सहयोगी प्रकाश को मैं जोड़ लेता हूँ। इरडा को लेकर एक लिस्टेड कंपनी है, सरकार इरडा में करीब 10% हिस्सा बेचने की तैयारी में है। इरडा के OFS पर जल्दी फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा FY25 में सरकार की विनिवेश की क्या रणनीति है पूरी, ये एक बार हम प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश जी बताएं, डिसइन्वेस्टमेंट्स और इरडा का 10% स्टेक की खबर। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 से 4 PSUs में मिनॉरिटी स्टेक सेल करेगी। हालांकि इसके लिए जो प्रेफर्ड रूट है वो OFS रूट है, उसके जरिए सरकार स्मॉल स्टेक सेल्स करेगी। और जो मकसद है वो ये है कि फेयर वैल्यू जनरेशन किया जाए PSUs में, स्टेक होल्डर्स को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। इसके अलावा जो OFS के अनाउंसमेंट्स होंगे, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं और चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों में जिस OFS के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे कि मार्केट में एपेटाइट किस तरह से है और एक OFS से दूसरे OFS के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा, सफिशिएंट टाइम रखा जाएगा ताकि जो मार्केट का रिस्पांस है वो बेहतर मिले। ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। जहां तक इरडा में 10% स्टेक सेल की बात है,
सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह सरकार के संज्ञान में है, एक्टिव डिस्कशन इस पे चल रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है और जल्द ही फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में कुछ और ओएफएस इनवाइट किए जा सकते हैं और वो जो प्रेफर्ड सेक्टर्स हो सकते हैं वो पावर, डिफेंस और रेलवे, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सरकार की जो स्ट्रैटेजी है डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां तक बात करें, वो कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। इसका मतलब कि जिस भी कंपनी का विनिवेश सरकार करना चाहती है, जो मार्केट कंडीशंस हैं उसी के हिसाब से आगे करेगी। जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए विनिवेश नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने रणनीति तैयार की है और जो फोकस है वो है पीएसयूज के वैल्यू जनरेशन पे, असेट क्रिएशन पे और साथ ही साथ जो उनके नॉन कोर असेट्स हैं उसकी लिस्टिंग के ऊपर, ये फोकस है। साथ ही साथ अगर आप बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, सूत्र हमें बता रहे हैं कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि जो लार्ज डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आप आईडीबीआई बैंक की बात कर लीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए या फिर बीएमएल की बात कर लीजिए, चालू वित्त वर्ष में वो कंप्लीट हो जाए, इसकी संभावना बेहद कम है। हालांकि दीपम की योजना ये है कि वित्त वर्ष 2025 के आखिर तक आईडीबीआई बैंक के लिए फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो इनवाइट कर लिए जाए, ये रणनीति है। और कई कुछ ऐसे बिग टिकट ट्रांजैक्शंस थे जो कि इस वक्त उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो राजस्व है वो हासिल करने का कोई टारगेट नहीं रखा है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखा है बजट में, और जो मौजूदा हालात हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। नई रणनीति तैयार की गई है और नई रणनीति ये है कि कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी। जो कंपनियां बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेल सरकार करेगी ताकि ज्यादा वैल्यू जो है वो उनसे हासिल किया जा सके। इरडा पे जो खबर आई है, एक बार जल्दी से गुरांग सर का व्यू ले लेता हूँ फिर, क्योंकि मार्केट्स भी खुलने वाली है। गुरांग सर, ये इरडा का एक बार शेयर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार इनका मंथली शेयर और मंथली दिखाओ और फिर साथ में साल का शेयर भी दिखाओ। हो चुका है साल इरडा को लिस्ट किए हुए। अगर आपके पास जल्दी ना आए तो मेरे से आप बोल दिएगा, मैं यहाँ से दिखा दूंगा। गुरांग सर, इतना चलने के बाद अगर सरकार 10% हिस्सा बेच भी रही है तो गलत क्या काम कर रही है? ठीक तो है वो? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है दिग्विजय जी की सरकार को अपनी हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में कम करनी चाहिए। इसका कारण और मेरी समझ ये है कि सरकार का काम है देश चलाना, सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है। हाँ, वो हिस्सेदारी रख सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत रखें। ये नहीं कि आप करीबन 50%, 65%, 75% तक हिस्सेदारी रखें। इरडा का आईपीओ जो आप बता रहे हैं दिग्विजय जी, वो मेरे ख्याल से नवंबर 2023 में आया था और 30 से 32 रुपए का इसका ये प्राइस बैंड था और 32 रुपए में शेयर किए गए थे। 300 रुपए के पार भी गया था और फिर नीचे की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं इरडा में। तो जब आईपीओ आया था तब इरडा में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। 10% विनिवेश करने पर प्रतिक्रिया बाजार में क्या होगी ये कहना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये कंपनी वित्तीय सहायता करती है नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी करने के लिए, खास करके क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। और मैंने मैनेजमेंट के इंटरव्यू को देखा और सुना था और आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से हमारे देश में नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी होगी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि आईरीडा जैसी कंपनियों की जरूरत बहुत पड़ेगी और अनिवार्य होगा। क्योंकि अगर आपको जो किल्लत है ऊर्जा की हमारे देश में उसको पूर्ण करना है और पावर डेफिसिट से पावर एक्सेस बनाना है, तो आईरीडा जैसी कंपनियां हैं, पीएफसी जैसी कंपनियां हैं या फिर आरईसी जैसी कंपनियां हैं, इन सब की जरूरत अनिवार्य होगी। कुरांग सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि आपको इस कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। मैं ये पॉइंट भी समझ गया कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको सरकार पूरा कर रही है और आपका खुद मानना है कि सरकार धीरे धीरे करके सरकारी कंपनीज में से वैल्यूएशन अच्छी रख के अगर माल बेचते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद इसने भी 200% का रिटर्न देके ये बात प्रूव भी की हुई है। यार मार्केट खुल रहा है, आज ज़्यादा बड़ा लॉस तो नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा 32 पॉइंट के मामूली से नुकसान के साथ पहला टिकाया, अब देखते देखते सिर्फ 40 पॉइंट का नुकसान है। कहाँ पर आपको दिख रहा था शुरुआत में करीब 70-80 पॉइंट और कहाँ पे मार्केट ने गिरावट जो है शुरुआत में जो कि वो सिर्फ 40-50 पॉइंट की है। आज बाजार को 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहला, निफ्टी के लिए जो काम इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, 24,800 को रीगेन करके रखना है। ये खोना नहीं है,
ये अगर खोते जाएंगे लेवल्स को तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। फिलहाल अभी 75 पॉइंट नीचे आके वो लेवल हमने खो तो दिया है, लेकिन रीगेन भी हो सकता है। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 के ऊपर जितना आप टिकेंगे आपकी सेहत उतनी ठीक रहेगी। दूसरा, बैंक निफ्टी को आज 136 पॉइंट की गिरावट है। कोशिश करें ये भी 50-500 के लेवल को ज़्यादा दूर ना जाए। अगर ये दोनों नहीं जाते हैं तो कम से कम एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ डैमेज है वो रुक जाएगा, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ डैमेज। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन उतना ख़राब नहीं है जितना ख़राब आपको दिखता या होना चाहिए था। अभी भी आप देखोगे 950 शेयरों की तेज़ी है और करीब 725 शेयर खराब है, यानी कि डिक्लाइंस के साथ आए हैं। जो थोड़े मजबूत है या फिर इस तरह के फॉल में जो सेक्टर्स रुकते हैं वो सेक्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ। एफएमसीजी के अंदर आपको शुरुआती बढ़त आते दिखेगी। 1 मिनट के लिए जरा आईटी का इंडेक्स भी दिखाइएगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत पोजीशनिंग आप चेक करना। और एक फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स भी दिखाइएगा। पहले आज जरा इंडेक्सेस दिखाइए। एक मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ प्रोड्यूसर्स आप वही फायर कीजिए। एक आईटी दिखाइए जो आपको हरे निशान में है, दूसरा एफएमसीजी दिखाइए जो आपको हरे निशान में है, तीसरा फार्मास्यूटिकल्स दिखाना जो ऑलमोस्ट हरे निशान में आने को है। ये 3 डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। अब आप बोलेंगे इन डिफेंसिव सेक्टर को सर आप क्यों नोटिस करवा रहे हो? इसलिए नोटिस करा रहा हूँ कि अगर 24,800 जो निफ्टी ने वापस से रीगेन कर लिया, 50-500 के आसपास बैंक निफ्टी भी खड़ा है, अगर ये रीगेन वाले लेवल आ जाते हैं तो इन तीनों सेगमेंट में से शुरुआत में अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 5 शेयर भी प्रोड्यूसर्स आपको दिखा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS भी दिखाओ, इसमें से इन्फोसिस भी दिखाओ, LNT भी दिखाओ, HUL भी दिखाओ। जल्दी जल्दी फायर करो सर, जो भी बैठा है प्रोड्यूसर अंदर। TCS आधा % ऊपर है, इन्फोसिस भी फायर करवाओ, इन्फोसिस भी आधा % ऊपर है, और मेरे को HDFC और रिलायंस के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा। HUL भी आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ है। LNT भी दिखाना, वहाँ पे कुछ गिरावट खास नहीं है। तो मेरे लिए ज़्यादा चिंता की फ़िलहाल अभी मार्केट पे बात नहीं है। मैं सिर्फ प्राइस डिस्कवरी की वेट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे प्राइजेस इधर से उधर घूमते हैं, लेकिन मेरे को स्ट्रक्चरली एज सच प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ नोटिस कराता हूँ आपको मैं, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, बट ये ज़्यादा नहीं जाए 15 के ऊपर। यहाँ तक आना डराना ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये और बढ़ेगा ना तो इसका मतलब समझना कि प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर है। तो आज ओपनिंग का जो लॉस हुआ उस हिसाब से जो 1.5% आप इंडिया विक्स देख रहे हैं ना, ये हो गया एडजस्ट। इसके बाद अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो डाटा में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी हावी हो जा सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाए, सेक्टोरियल मूव दिखाया, इंडिया विक्स दिखाया, और एक चीज़ मैं चलो लगे हाथ आपको और भी बता देता हूँ, वो आज शुरुआत में ही चेक कर लेते हैं, वो है एडवांस डिक्लाइन की रेशो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें से लॉन्ग जो रेशो है वो करीब 40 शेयरों से ज़्यादा की है और शॉर्ट के पास 80 शेयर है। रेशो 1:2 की है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो ये पॉइंट मेरे को सिर्फ आपको नोटिस कराने। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रेसिवली मार्केट में उतराओ, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट करने से फिलहाल 1 मिनट के लिए रुकना चाहिए। अगर मार्केट हील कर रहा है तो थोड़ा देखेगा। ये निफ्टी का हिट मैप आपकी स्क्रीन पर है। HUL और कोशिश हो रही है कि SBI लाइफ बार बार हरे निशान में आपको दिखे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ONGC का है, हिंडाल्को का है और टाटा स्टील का। आपको पता है ग्लोबल मार्केट्स में जब भी सेल ऑफ आएगा तो मेटल्स के शेयर टूटते हैं, डॉलर रुपये इक्वेशंस पे मेटल के शेयर टूटते हैं, और तीसरा चाइना से कोई इंपॉर्टेंट डाटा आने पर मेटल के शेयर्स टूटते हैं। मेटल्स के 3 सबसे बड़े ये प्लस और नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोटिस करवाए हैं। HUL, फार्मा और एक मतलब FMCG, फार्मा और एक IT, ये डिफेंसिव इन नेचर होते हैं। जरा दिखाइए, सारे हीट मैप स्पीड से दिखाते जाइए। ये मेटल्स के शेयर्स हैं, ये हीट मैप के जरिए आपको मिल रहे हैं। और प्रोड्यूसर साहब अपना नाम बोलते जाइए जिस हीट मैप को आपको दिखा रहे हैं, ताकि उसको भी हम नोटिस कराएं। देखिए FMCG 50% से ज़्यादा हरे निशान में, इन स्पाइट ऑफ दिस कि मार्केट के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी तेज़ है। ये IT का इंडेक्स है, 50% से ज़्यादा तेज़ आपको दिखेगा, जबकि मार्केट में प्रॉब्लम है। अभी भी हम 24,800 को पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन IT का इंडेक्स तेज़ है। अच्छी चीज़ मेरे को क्या दिख रही है, TCS और इन्फोसिस का सिस्टम में खड़े रहना। अब आएगा फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। FMCG दिखाया 50% तेज़ था, IT दिखाया 50% तेज़ था, फार्मास्यूटिकल्स देख लो 50% ये भी तेज़ मिलेगा आपको। ग्लैंड, सिप्ला, डिविस, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में आपको हरे निशान दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नुकसान सिर्फ ल्यूपिन का जो थोड़ा चला हुआ शेयर था, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ग्रैनुलस इंडिया नहीं डला हुआ। वैसे मैं बता दूँ, उसमें आज एक खबर थी, वो आज थोड़ा 3% नीचे है, वो एक फार्मास्यूटिकल है। ये ऑटोमोबाइल्स का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, बजाज ऑटो, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी है, फिनसर्व फाइनेंस, होल्डिंग्स, ऑटो, इस सेगमेंट की यानी कि इनके ग्रुप की,
तो उन सभी कंपनीज पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा चली हुई भी हैं, ये बात भी मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज जैसे शेयर्स आज थोड़ा कमज़ोर हैं, ये निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर थोड़ा वापस आता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर जो हमें चीज़ अभी देखनी है उसमें थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, वो 24,800 को टिकाने के और 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को लाने के। जब तक ये दोनों लेवल्स वापस से रीगेन नहीं करते, आज का लॉस बढ़ भी सकता है, बट नोटिस रखिएगा ये दोनों लेवल रीगेन होने पर फिर इंडिया विक्स से घटने पर लॉस शायद रुक भी जाए। पूजा त्रिपाठी आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही हैं ताकि फटाफट से हम ओपनिंग के सौदे ले पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आज वहां पर भी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा परसेंट नीचे हैं और इसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स है 2.5% नीचे, नैल्को 2% नीचे, पीएफसी 2% नीचे, ऑयल इंडिया में 2% की गिरावट, आरईसी सेल जैसे स्टॉक्स भी आज नीचे खुल रहे हैं। सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स नीचे, ग्रैनुअल्स यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन मिले, स्टॉक नीचे, वर्कहार्ड में 4% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तेजी वाले स्टॉक ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। इंडिया मार्ट 1.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% ऊपर, डिक्सन टेक, आईएक्स जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं। लॉरस लैब्स में आज भी तेजी बरकरार है, 0.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। फोर्टिस और एल्केम लैब यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है मिड कैप कंपनियों पर। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। और चलिए सभी मेहमानों को एक बार फिर से उनका स्वागत कर लेते हैं। अब पैनल पर हमारे साथ रजत बोस जी जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद ही थे, इस बीच शिवांगी सारडा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनसे एक बार उनके पिक्स ले लेते हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपके ओपनिंग ट्रेड्स आज के लिए? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है HUL। स्टॉक जो है रेजिलिएंट खड़ा है पूरे बाजार के एक वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद। FMCG स्टॉक्स एक डिफेंसिव बेट भी कहा जा सकता है इन्हें। और स्टॉक में हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे लगातार पिछले 10 हफ्तों से कंसिस्टेंटली सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग के बाद हम इस सीरीज में अब देख रहे हैं कि लॉन्ग्स एडिशन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2980 के टारगेट्स के लिए और 2810 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2980 ये होगा टारगेट HUL पर। इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम इन स्टॉक्स को हाईलाइट भी कर रहे थे, आज डिफेंसिव स्टॉक्स का दिन हो सकता है। FMCG, फार्मा, IT जैसे स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। रजत जी गुड मॉर्निंग, आपके ओपनिंग ट्रेड्स भी बताइए। देखिए, मेरा ओपनिंग ट्रेड्स जो है वो दोनों ही सेल करने की सलाह है। पहले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 4th डे है जो कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। वो एक काफी अच्छी सपोर्ट लेवल्स तोड़ चुके हैं, उसके बाद में नीचे जा रहे हैं। तो मैं इसमें 288 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगाने को सलाह दे रहा हूँ और 280, 275, 271, ये 271 मतलब 270 पे अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए 271 का फाइनल टारगेट दिया है। अगर कोई कारण से वो टूट जाता है तो और भी नीचे जा सकता है। और दूसरी जो स्टॉक है वो है सिटी यूनियन बैंक का। ये 170 रुपया 10 पैसा के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के 164, 161 और 159 का तीनों टारगेट दे रहा हूँ। ये भी काफी वीक है। इनिशियली सेलिंग होने के बाद में कुछ शॉर्ट कवरिंग आया है, उसमें ये कब में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आप देख रहे हैं, लेकिन ये सस्टेन करेगा ऐसा मेरा उम्मीद कम है। आज के दिन जो मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि ऊपर जाने से बार बार आप देखिएगा कि सेलिंग आने की संभावना रहेगा। बिल्कुल, तो बाजार में तेजी टिकेगी नहीं और यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करेक्शन हावी हो सकता है। ऐसे में दोनों सेल के रिकमेंडेशन यहाँ पर रजत जी की तरफ से सिटी यूनियन बैंक 164, 161 के लक्ष्य के लिए और BEL में भी आप बिकवाली करके चलिए 280, 275 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अंशुल जी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताइए। देखिए पूजा जी, ओपनिंग ट्रेड में रहेगा SBI लाइफ। इसमें 3 दिन की इनसाइड बार है और एक फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। 1915 रुपए पे बाई करना चाहिए।
1890 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1950 रुपए का टारगेट रहेगा। SBI लाइफ रहेगा मेरी तरफ से ओपनिंग ट्रेड में बाई कॉल। ओके, तो SBI लाइफ पर नज़र रखिए। इंश्योरेंस स्टॉक्स आज फोकस में भी रह सकते हैं। GST की बैठक होगी जिसमें कि आज इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ राहत, कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जिसके चलते SBI लाइफ, HDFC लाइफ भी हरे निशान में, और बाकी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, GIC रेंश्योरेंस, वो भी आज हरे निशान में शुरुआती जो ओपनिंग टिक्स दिखाई दी थी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे। तो ये कुछ ओपनिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। गौरांग जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स पर ही आपकी राय लेंगे। क्या नजरिया बन रहा है आपका? कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको मौजूदा स्तर पर? इंश्योरेंस क्षेत्र की बात करें पूजा जी? जी गौरांग जी, इंश्योरेंस स्पेस से आपकी सलाह लेंगे। तो दो विभाजन होगा यहाँ पर। एक है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी और एक है नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस। दूसरे में यानी कि नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है। और इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा क्षेत्र में LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ और LIC, ये 4 या 5 नाम है जहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और स्टॉक्स चेक करते हैं। यहाँ पे आज शीट ये बता रही है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले ही, इनफैक्ट मेरे को लगता है शायद परसों तरसों की बात है, हमने आपको इंडिया मार्ट का एक शेयर बताया था ब्रेकआउट शेयर्स के अंदर, और ये भी कहा था कि थोड़ा इसके अंदर पोजीशनिंग आप बना के रखना। ये बाइंग ऑन डिप्स का भी हो सकता है और अच्छा चल भी सकता है। शायद अंशुल जैन को याद भी होगा अगर वो हमारे साथ कार्यक्रम में थे उस दिन। तो इंडिया मार्ट का शेयर था, आज ये बाकायदा 1.5% तेज़ है। सबसे ज़्यादा F&O का चलने वाला शेयर है ये, सबसे ज़्यादा F&O का चलने वाला शेयर है। बिल्डअप में करीब 4% से ज़्यादा। इसके फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, ओपन इंटरेस्ट भी है इसके पास। कहने का मतलब कि विद ओपन इंटरेस्ट से प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो शायद जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। एक बार जरा लेवल चेक कराते हैं। अंशुल जैन, अगर आपको याद होगा तो एक बार वापस से बताइए। अगर नहीं आपने सुना, उस दिन कार्यक्रम में नहीं थे आप, तो जरा मेरे को आप स्टॉप लॉस टारगेट दे दीजिए इसके बारे में। कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन इंडिया मार्ट पे मैंने भी बाई कॉल दिया था 18 आवर्स स्वदेश पे 2900 रुपए में। टारगेट लगभग 3150 का था, 3123 का हाई बना के पुल बैक ले रहा है। आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट है, तो आज का लो 2976, 6 रुपए बफर देना चाहिए। 2970 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, इस पे आप बाई स्टैंपिंग लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस 2970 का रहेगा। टारगेट जो स्विंग हाई बना था 3123 रुपए का, यही पहला टारगेट रहेगा, 3123 का टारगेट। ठीक है, डन। दूसरा शेयर हमने आपको जब नोटिस कराया था 208 रुपये के आसपास का था, वापस से IEX ही नोटिस कराया था। एक बार 186 पे और एक बार वापस से 208 पे कराया था। देखो बाजार गिर गया, लेकिन इसने अपना 205, 202 वाली लेवल को ब्रेक नहीं किया, बाकायदा अभी भी 210 पे ही चल रहा है। फ्यूचर्स का शेयर है, इसका बिल्डअप भी आज के हिसाब से ठीक है, 0.25% के आसपास है। शिवांगी, एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट। 220 से 225 तक के टारगेट हैं, तो 15 रुपये कमाने हैं, 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के प्लस कर सकते हैं यहाँ पे पोजीशन। मैं 2.5 का 2.4 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 2.20 से 2.22 का टारगेट लगाता हूँ। जी बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि मार्केट्स जो है वो थोड़े बहुत स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं, पर ओवरऑल अगर हम IEX की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसने एक अच्छा होल्ड किया है हायर जोन्स पे। एक फॉलो अप एक्शन थोड़ी बहुत मोमेंटम में मिसिंग है, बट ओवरऑल अगर 212 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखता है ये, तब यहाँ पे हम बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 212 का वॉच आउट करने को। ठीक है, 212 एक बार पार होगा तो और स्पीड से ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। 2.5, 2.4 का एक स्टॉप देके आपको बता दूं, फिर से मार्केट के अंदर 95 पॉइंट का नुकसान आ चुका है। एक अटेम्प्ट हुई थी 30 पॉइंट तक, वो करीब इसने अपने लॉस को कवर कर दिया है, लेकिन फिर से एक जोर का झटके के साथ नीचे। हालांकि इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा, HDFC के अंदर ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं है, रिलायंस भी सिर्फ 10-12 रुपये नीचे है, लेकिन धीरे धीरे करके निफ्टी पे थोड़ा प्रेशर आया है। मैं आपको ज़रा कंपोनेंट के हिसाब से बता देता हूँ कि निफ्टी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इस समय प्रेशर बना रहा है। वो कंट्रीब्यूशन के तौर पर आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट जस्ट। हाँ, मैं आपको बता ही देता हूँ। निफ्टी में आज टोटल 50 में से 19 ही शेयर तेज़ है।
ओएनजीसी मार्केट के अंदर काफ़ी पॉइंट ले रहा है मार्केट के अंदर। दिखाना ओएनजीसी का शेयर, ओएनजीसी दिखाओ। एक तो क्रूड वाला इम्पैक्ट भी, ओएनजीसी दिखाना एक बार जरा। दूसरा शेयर वो भी ऑयल मार्केटिंग और ऑयल से जुड़ा हुआ है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं और दोनों के अंदर नुकसान क्रूड के नीचे आने से होता है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों करीब करीब 16 पॉइंट निफ्टी का लॉस दे रहे हैं। दोनों ने डेज टेस्ट किया हुआ है। तीसरा है M&M, तीसरा भी दिखाओ M&M, और चौथा है SBI 6% का। तो आप देख पा रहे होगे कि दो बड़ी कंपनीज ओएनजीसी, रिलायंस, फिर SBI और M&M के अंदर भी पार्टिसिपेशन कुछ कुछ ऐसी है। ये टोटल लॉस इन चारों कंपनीज का करीब करीब 30 से 35 पॉइंट का है, यानी कि 50% अगर निफ्टी टूट रही है तो इन 4 शेयर्स की वजह से टूट रही है। जो बढ़ने वाले शेयर है उसमें से ICICI बैंक है जो बिल्कुल रिवर्स खड़ा है SBI के। अगर SBI डेज लो टेस्ट कर रहा है, दिखाओ जरा स्क्रीन पर ICICI बैंक, तो ICICI बैंक अच्छी रिकवरी टेस्ट कर रहा है। तो एक ही सेगमेंट की दो बड़ी कंपनीज कैसे डाइवर्जेंस दिखाती हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज का ट्रेड है। एक काम मैं करता हूँ, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग शेयर जरा बैंकिंग से पता कर लेता हूँ। ऑलरेडी CUB के बारे में, यानी कि के बारे में हमको पहले बता चुका है रजत सर। रजत सर, एक बैंक का स्ट्रॉन्ग और एक बैंक का वीक काउंटर आप और बता सकते हो? तो हमको ICICI बैंक थोड़ा ऊपर की तरफ चल रहा है, ये ठीक बात है, अच्छी लग रहा है। बट मैं जहां तक अब बोलते बोलते मैंने ढूंढा था, बट ज्यादातर नीचे जाने की संकेत ही मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये ICICI में स्ट्रेंथ है, इसमें आप रुचि रख सकते हैं तो ऊपर की तरफ जाने के लिए। और IDFC फर्स्ट बैंक वो ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं कि वो इस लेवल पे, मतलब ये कोई कारण से 70 से 68 ये रेंज के आसपास आ जाए तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है, वहां पे खरीदारी करना ही चाहिए। लेकिन SBI, HDFC बैंक भी मुझको अच्छा नहीं लगता है। ICICI भी एक डबल टॉप जैसा बनाया है 1250 के आसपास। सो अगर कोई भी रैली आप दिखेंगे तो वो पुल बैक रैली रहे। आप ये कह रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक मेरे को 70 रुपये के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो सर मैं 70 रुपये की अगर बाय डालता हूँ, इस केस में मेरे को स्टॉप लॉस दोगे आप IDFC फर्स्ट के अंदर? 66 रुपये 80 पैसे। कितना सर, कितना टारगेट स्टॉप लॉस वापस बताना एक बार? 66.80, 66.80। ठीक है, और टारगेट क्या रखूं सर इसका? देखिए, आप लंबी अवधि के लेंगे तो यहाँ मैं तो मानता हूँ कि ये 100 से 110 इनिशियल टारगेट है, उसके बाद में फिर 122 का भी टारगेट होगा, लेकिन वो होने में टाइम लगेगा। देखिए, एक चीज है कि इसका जहां तक मेरा एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, हम जो देखा था कि इसका रिटर्न ऑन एसेट्स 1.17 था। जब तक ये 1.75 के ऊपर जा नहीं पा रहा है तो मेजर FII बाइंग तो यहाँ पे होगा नहीं। लेकिन ये वैद्यनाथन साहब ने बोला है कि थर्ड क्वार्टर से अच्छी प्रदर्शन दिखने लगेगा और ये काफी अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, अगर उनका उन्होंने जो सोच रहे हैं वो सही बना तो इस लेवल पे जहां पे हम आपको लेने के लिए सलाह दे रहे हैं, इस लेवल पे मैंने पिछले बार भी देखा था जब गिर के आ रहा था, तो इस लेवल पे बहुत अच्छी बाइंग होता है। तो ये बाइंग करने की जगह है। और किसी को अगर 100 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, 92 से लेके 96 के बीच में एक बार कुछ प्रॉफिट टेकिंग की संभावना रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगे तो वहां से बुक कर लीजिएगा। बट फॉर द लॉन्ग टर्म it is one of the banks I trust. डन सर, तो हमने IDFC पे सर स्टैंपिंग भी कर दिया। आप बता रहे हैं कि इसमें 70 रुपये के अंदर एंट्री करनी है, 66 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 110 रुपये का आप थोड़ा टारगेट दे सकते हैं। यानी कि अगर आप ये पूरा साल भी इसको रुक जाते हैं, अभी हम सितंबर में चल रहे हैं, उससे फाइनेंशियल ईयर भी पूरा रुकते हैं, मेरे को लग रहा है कि एक बेट अच्छी हो सकती है। ये रजत बोस की तरफ से दिया गया ट्रेड है।
हमने उनसे पूछा, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ बांध के हमने आपको दिया है। देखिए बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे करके अपने सारे लॉस को ख़त्म किया है। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक को थैंक यू करेंगे हम। आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी हद तक एसबीआई के डैमेज को ख़त्म किया। आपको बताऊं, सिर्फ एसबीआई ही रुक जाए ना, चलने से रुक जाए तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि एचडीएफसी तो फ्लैट है और आईसीआईसीआई बैंक करीब 0.5% ऊपर है। इन दोनों बैंकों के पास इतना दम है कि बैंक निफ्टी को कम से कम यहाँ से वापस से 50,800 और 51,000 की कैपेसिटी तक लेके आने की हिम्मत है। ठीक, बट एसबीआई का लॉस रुकना चाहिए और आईसीआईसीआई की बढ़त ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बस ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो। बट फिर भी आप बहुत ही सिलेक्टिव रहिए, सिर्फ अभी वेट एंड वॉच कीजिए, नोटिस कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई पॉइंट बोला है तो आपको तत्काल में वो काम करना है। आप सोचिए समझिए, वित्तीय सलाहकारों की राय लीजिए, फिर उतर के आइए मार्केट के अंदर। आपको अच्छे अच्छे ट्रेड ज़रूर दिखेंगे। मैं इसी शीट में से, अपनी लॉन्ग शीट में से कुछ 1-2 शेयर आपको और चेक करवाता हूँ, जहाँ पर आज थोड़ा बिल्डअप भी बने और थोड़ा ठीक भी हो। वो एक आईटी कंपनी और मिली है परसिस्टेंट, बट उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। एक और शेयर है डाबर, एक बार ज़रा वो दिखाना, और साथ ही शिवांगी शारदा को दिखाना स्क्रीन पर। डाबर के अंदर आज ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना इसकी फ्यूचर्स की। शिवांगी, मैं डाबर को हेज के तौर पर इस्तेमाल करूं? मेरे को इससे पैसा नहीं कमाना, बट मेरे को क्या करना है कि अपने शेयर्स जो मैंने डाल रखे हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं फिर कैसे करूं? इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं डाबर का इस गिरावट में। जी बिल्कुल, अगर आपको हेज के लिए अगर कोई स्टॉक चुनना ही है और एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में चुनना है, तो मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बेटर पिक रहेगा यहाँ पे। स्टॉक एज कम्पेयर टू डाबर बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड इसका जो हायर जोन्स पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड भी करते हुए दिख रहा है 2850 के ऊपर। तो डेफिनेटली ये शिफ्ट जो है एफएमसीजी स्पेस में, ये मेरे राय रहेगी। एचयूएल पर अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी खरीदारी करने की सलाह भी दे रही थी, तो स्टॉक पर नजर रखें और एफएमसीजी स्टॉक साथ चल भी रहे हैं, यहाँ फोकस रहेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले हम एक अहम इवेंट की बात भी कर रहे थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, उसके चलते आज काफ़ी सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बैठक में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर की विचार हो सकता है, और हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं जिनके पास है पूरी डिटेल्स। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है आज। सबसे बड़े दो मुद्दे में पॉइंट आउट करूंगा, बात करूंगा उनकी। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम को लेकर अभी 18% है और काफी देर से मांग आ रही है कि प्रीमियम को कम किया जाने, खत्म किया जाना चाहिए। पर इसको लेके ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस पे राजनीति गर्म हो चुकी है। नितिन गडकरी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा था कि इस पे जीएसटी कम किया जाए। कांग्रेस ने भी कहा। हालांकि बीजेपी का मानना यह है, सीतारमण वित्त मंत्री बोल चुकी है पार्लियामेंट में, कि राज्य सरकारों को इससे लगभग 75% का रेवेन्यू मिलता है, इसलिए इसको पूरा खत्म करना राज्य सरकारों के लिए भी कितना फायदेमंद होगा देखना पड़ेगा। तो इस सब पे आज चर्चा होने वाली है। फिटमेंट कमेटी इस पे बातचीत करेगी, पूरा एक ब्यौरा तैयार करेगी, उसके बाद इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये एक मुख्य मुद्दा होगा। दूसरा होगा इन्फोसिस जो है आईटी जायंट, उसके टैक्सेशन को लेकर हमने देखा है, उस पर अभी काफी टैक्स के जो नोटिस है वो आए हैं, उस पे एक क्लैरिटी आने की संभावना है कि इन्फोसिस के लिए कोई रिलीफ इसमें है या नहीं है, वो देखा जाएगा। साथ ही साथ डेटा जो सेंटर जो है मेटा का, गूगल का, उन पे कुछ क्लैरिटी आ सकती है। एक और मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग का। पिछले साल जब अक्टूबर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पे 28% जीएसटी लगा था, तो ये बात कही गई थी कि 6 महीने में उसको रिव्यू किया जाएगा। फिटमेंट कमेटी उसके रेवेन्यू इम्प्लीकेशन, यानी कि रेवेन्यू राजस्व को लेकर क्या इम्प्लीकेशन है, उसको रिव्यू करने वाली है आज। इसके बाद कुछ और छोटे मुद्दे भी हैं जीएसटी, जैसे गाड़ियों की सीट को लेकर जीएसटी, कि कार की सीट 18% से 28% की जाए। यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या रिलीफ दी जाए। एफएमसीजी में नमकीन पे कितना जीएसटी लगाया जाए। ये कुछ छोटे मुद्दे हो सकते हैं, पर बड़े मुद्दे अगर मैं बात करूं तो हैं जीएसटी, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर इन्फोसिस के लिए कुछ राहत मिलती है कि नहीं, और एक फॉरेन एयरलाइंस को लेकर भी मुद्दा है, और शिपिंग एयरलाइंस को, कि उनके लिए टैक्सेशन पे कैसी राहत मिले। अभी 10,000 करोड़ के नोटिस उनको भेजे गए थे। इस सब को लेके सब देखना पड़ेगा कि कैसे आगे जाकर पूरी आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग क्या फैसले लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका ये पूरा जानकारी देने के लिए। तो पॉइंट वाइज हमने आपको बताया कि कौन कौन से सेक्टर से जुड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस, एफएमसीजी, इन्फोसिस, गेमिंग इंडस्ट्री,
इससे जुड़े स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए और इस बैठक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। NMDC, अंशुल जी एक बार NMDC का स्टॉक देखिए, आज कमज़ोर है करीब 2% और खबर भी है आयरन ओर के दाम भी नीचे आ रहे हैं। क्या चार्ट्स पर और कमज़ोरी दिख रही है आपको NMDC? देखिए पूजा जी, एनएमडीसी ने 211 रुपए का अपना मेजर सपोर्ट तोड़ा है और उसके नीचे फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग नहीं आई थी, एक हैमर था, लेकिन आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो यहाँ से फिलहाल फ्रेश ट्रेड तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 8 डाउन डेज है। रैलीज अगर मिलती हैं कहीं भी 218 220 पे तो एक बार सेल कंसिडर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड करिए। हम देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में धीरे धीरे रिकवरी आई है, इनफैक्ट बाजार में भी रिकवरी आ रही है। बैंक निफ्टी पूजा इस समय बिल्कुल। और करीब 40 जी। पॉइंट ऊपर है। देखिए अब सुबह भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो 0.60 है, जो कि नियर टू ओवरसोल्ड हो चुका है। अब बैंक निफ्टी को ज़्यादा नहीं बेच सकते क्योंकि आपको फिर पॉलिसी बेस्ड खबर लानी होगी इसको और तोड़ने के लिए। क्या सिर्फ एक ही आंकड़े से पता लग सकता है कि सर की पुट कॉल रेशियो से ही पता लग जाता है कि क्या लो बन रहा है? नहीं, सिर्फ पुट कॉल रेशियो से नहीं है, फिर आपको कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन देखना पड़ेगा, उस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है वो चेक करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये भी काफ़ी हद तक देख सकता हूँ कि थोड़ा वैल्यूएशन वाला कंफर्ट भी देखना पड़ता है। अब आप देखो पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सरकारी बैंक एक्टिव हुए थे, लेकिन जैसे वो एक्टिव हुए मार्केट ने ग्लोबल प्रेशर से तोड़ दिया। बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट ले रखी थी 51,000 को बचाने की, अपने बहुत बुरे समय पे इसने 51,000 ब्रेक नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया। तो करने के बाद सारी चीज़ें ठीक हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी के अंदर आप उतर आओ, बट मैंने सुबह भी आपको ये बात नोटिस कराई थी, शॉर्ट करने से बचो आप। शॉर्ट अभी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफ़ी टूटा हुआ है। दूसरा, अगर आपके पास है तो इस समय थोड़े पोजीशंस को बचाने का काम करो। और ये बात सुबह ही हमने आपको भी नोटिस करा। और मेरे को आज की गिरावट जो सुबह गिफ्ट निफ्टी की दिख रही थी उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा था। एक वर्ड मैंने आपके सामने और इस्तेमाल किया था कि हल्के हाथ से पोजीशनिंग की गई है। मेरे को सिर्फ आज का दिन में ये चेक करना है कि भाई आज वापस से एफआईज लास्ट में जाते आते बेचते तो नहीं है माल अपना। अगर वो नहीं बेचे, रिटेल के पास माल ज़्यादा ना ट्रांसफ़र हो, एफआईज ना बेचे, डीआईज का रोल थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो मैं इसको इमीडिएट अपना बॉटम भी समझ सकता हूँ 24,800 को। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी है, सिर्फ 2, 4, 3, 5 चीज़ों को देख कर समझ के ये कह देना कि बॉटम बन गया, ये थोड़ी नासमझी भी हो सकती है। तो ये नासमझी मैं तो नहीं करूँगा अभी, लेकिन आज मेरे को अपना पूरा दिन इंडाइसिस के मोमेंटों पे, इसके कंट्रीब्यूशंस पे, इसके लेवल्स पे, इसके इंडिकेशंस पे, सब पे ध्यान रखना होगा। और मैं बैंक निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होऊंगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे कंफर्ट दिखता है पोजीशनिंग का और पुल बैक के ट्रेड का। खैर एनी हाउ, थैंक यू। आज आईसीआईसीआई बैंक को भी कर सकते हैं जिसकी बदौलत ये आपको हल्का फुल्का होता दिख रहा है और एचडीएफसी भी अपनी गिरावट को रोककर हरे निशान में है। तो दो मेजर कंटेंडर, फर्स्ट इज आईसीआईसीआई एंड सेकंड इज दिस वन एचडीएफसी। सिर्फ ये खड़े रहें, एसबीआई अपनी गिरावट को रोक दे, आपका दिन भर का आज का काम कर देगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा पीछे था, डाइवर्जेंस था, बुझा हुआ, टूटा हुआ, पहले से इंडेक्स पड़ा था। ये तो ग्लोबल मार्केट्स ने उसको थोड़ा और डैमेज किया, नहीं तो अदरवाइज़ वो पुल बैक ज़रूर करता। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं। मैंने अभी एक और शेयर भी निकाल के रखा है, 1 मिनट में वापस से उसको जरा चेक कर देता हूँ। पहले मैं फ्यूचर्स वाली प्लेट ही दिखाता हूँ आपको। वो है ब्रिटानिया का, वॉल्यूम नहीं है, छोड़ दो इसको। ब्रिटानिया वॉल्यूम नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। एक शेयर और भी है लिस्ट में, एशियन पेंट सुबह डिस्कस हो चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1% ऊपर है। एक बार यार डिक्सन टेक्नोलॉजीज चेक करेंगे आप शिवांगी? जी बिल्कुल। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, लास्ट वीक हमने देखा था कि इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि थोड़ी बहुत सपोर्ट यहाँ पे 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बनाते हुए नजर आ रहा है। तो 12,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 12,000 के ऊपर जब तक होल्ड करता है तो यहाँ पे वापस एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर ये 12,000 टूटता है तो थोड़ी और वीकनेस देखने को मिलेगी, पर लाइकली है कि ये यहाँ पे होल्ड करेगा। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ मार्केट्स की, वो देखना इस समय थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि एडवांस डिक्लाइन से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, खासकर एफ&ओ वाली, है ना। उस वजह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेशियो उतनी ख़राब नहीं थी, 1:2 की चल रही है और अभी भी 1:2 ही चल रहा है। 60 गुना 2 120 होते हैं, तो 120 शेयर अभी आपके करीब डिक्लाइंस में और 60 शेयर आपके करीब एडवांसेस के अंदर हैं।
ऐसी एनएससी और बीएससी का रेशो भी काफ़ी ख़राब है अभी। इसका मतलब कुछ बड़े शेयरों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस रेशो को ना केवल ख़राब, चलो ये ख़राब रहे, मैं कह रहा हूँ रेशो ख़राब रहे, लेकिन फिर भी मार्केट को रिकवर करने के लिए फिर बड़े शेयरों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा मान लो ये रेशो आप ठीक कर दोगे नॉन एफ&ओ को छोड़ के, मान लो बीएससी एनएससी की रेशो ठीक होगी, क्या बाजार तब ऊपर आ सकता है? नहीं, तब नहीं आ सकता, क्योंकि होता क्या है वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक काम होगा, बड़े शेयर ही इंडाइसिस को ठीक करेंगे। आप कोई भी आदमी आपसे पूछेगा कि बाजार कैसा चल रहा है, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही देख के बोलते हो। तो इन दोनों का जब तक ठीक नहीं होगा आपके मन में छाप नहीं बनेगी, और ये छाप बनने के लिए थोड़े एफर्ट्स कुछ बड़े शेयरों को करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी बात। खैर थोड़ा एक्टिव रहिएगा। बैंक निफ्टी अटैम्प्ट तो ले रहा है थोड़ा ऊपर आने के, लेकिन इस अटैम्प्ट के अंदर बहुत रेजिस्टेंसेज हैं। ये रेजिस्टेंस 50,800 से शुरू होकर 51,200 तक है, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। 50,800 से शुरू होकर 51,200 तक है, 400 पॉइंट में 4 रेजिस्टेंसेज है। आप इतना सोचो कितना टफ है ये बाजार के लिए अभी वापस से इसको ऊपर लेके आना, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। अंशुल जैन, एक दो शेयर मैं आपसे ज़रा और पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम एक आईपीओ के डिटेल के बारे में भी थोड़ा पता करेंगे। मेरे पास शॉर्ट की शीट्स भी है, मैं शॉर्ट ज़रा चेक करता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। ग्रेनुलस तो ठीक है। अच्छा एक बार ज़रा ग्रेनुलस ही चेक करवा लेता हूँ। 670 के आसपास चल रहा है अंशुल जैन। इसमें एक नेगेटिव खबर आई थी, बिल्डअप ह्यूज है, शॉर्टिंग हुई है, तो कवरिंग हो सकती है, ज़रा चेक करना। देखिए डिम्पी जी, कवरिंग के लिए इसको 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना मैंडेटरी है। 675 वो निकलता है तो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और मॉर्निंग भी मैंने कहा था 660 अगर पूरे खराब न्यूज में प्रोटेक्ट हो जाता है तो एक हाई चांसेस है कि हम बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे। तो 675 अगर निकल जाता है तो इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगेन टारगेट वही है, 710 रुपए का पहला बनेगा, उसके ऊपर 730 तक जा सकता है। तो बाई करना है तो 675 का वेट कीजिए, वो निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, तब आपको बाई करके चलना चाहिए। ठीक है। रजत सर से काफ़ी देर होगी, क्वेश्चंस नहीं पता किया। रजत सर मैं एक आपसे थोड़ा ज़रा स्पीड से क्वेश्चंस लूँगा, आप ज़रा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके, ताकि मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस ले पाऊँ। ठीक है सर, तो मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ अपनी एफ&ओ वाली शीट से ही। सर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और वीक होगा क्या आज? अभी 2% नीचे है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी। देखिए जहां तक पीएफसी का सवाल है, को लगता है कि इसमें वीकनेस तो है, लेकिन वो 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज उसके पास में सपोर्ट ले सकता है। 518 और 524 से 518 के बीच में सपोर्ट है, वहां पे आए तो 518 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी किया जा सकता है। ठीक है सर, श्रीराम फाइनेंस देखना, आज रिपोर्ट आई थी इस पर बड़ी, श्रीराम फाइनेंस प्लस कर सकता हूँ क्या अभी भी? देखिए श्रीराम फाइनेंस जो है इसमें आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आज का हाई है उसके थोड़ा ऊपर ही रेजिस्टेंस है। मतलब ये करंट हाई जो 3,300 के आसपास है, ये तोड़ के ऊपर जाए तभी प्लस करना चाहिए। देखिए पैसा आज अगर आपको बनाना है तो एशियन पेंट्स देखिए, जिलेट देखिए, ये वीक मार्केट है, इसीलिए एफएमसीजी इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर पैसा बनाना है तो उसी तरफ देखिए। ठीक है, तो सर एक काम और कीजिए फिर, आप रिलायंस पे अपना टेक दे दीजिए। रिलायंस क्या यहाँ से पार कर सकता है? क्योंकि पहली बार आज दिन में अभी आधे घंटे के बाद ही हरे निशान में आ गया है। देखिए रिलायंस चल सकता है, रिलायंस को चलने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अभी जो वीकनेस देखे थे वो वीकनेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी प्रॉम्प्ट इंडिकेशन कि रिलायंस का जो डाउन स्विंग है वो प्राय खत्म हो चुका है। लेकिन इसको 3,000 की आंकड़ा पार करना बहुत ही जरूरी है। वो कर पाएगा तो 3,100 भी चल जाए। 3,100 भी आ सकता है। अगर 3,000 के पार हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 70 रुपये दूर है। आज की अटैम्प्ट ये 70 रुपये की अगर हो गई तो आप सोचेगा कि आज में डैमेज कंट्रोल काफ़ी हद तक हो जाएगा। मार्केट के अंदर निफ्टी हर निशान में, बैंक निफ्टी हर निशान में। शुक्रवार की क्लोजिंग देख के, शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स देख के कोई आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 9:50 पे आपके दोनों इंडेक्सेस हर निशान में भी होंगे, बट वो हैं। यही मार्केट के अंदर
एक प्रॉब्लम है कि आपके पास चेक एंड बैलेंसेस वाला डीआईस का पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है। एकदम से आप गिरते हो, एकदम से आप रिकवर करते हो। जिस दिन आपको उम्मीद होती है कि ये लेवल बच जाएगा, जैसे अंशुल जैन ने बताया, उनको उम्मीद थी कि 25,000 बच जाएगा, नहीं बचा, अगले दिन ही तोड़ दिया, 200 पॉइंट तोड़ दिया उसी दिन ही, है ना। आज उम्मीद थी कि फॉल ज़्यादा आएगा, लेकिन आज फॉल कंपैरेटिवली और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले थोड़ा कम है। तो ये जो मार्केट का थोड़ा सा इन नेचर वाला है ना प्ले, ये थोड़ा कैलकुलेटेड होकर करना चाहिए। इसलिए मैं रजत सर की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि थोड़े डिफेंसिव, स्लो मूवर मार्केट के अंदर जहाँ पे थोड़ा कंजम्पशन का प्ले लग रहा है, वो सब में आ जाओ, बजाय एग्रेशन वाले स्टॉक्स के अंदर पकड़ने के। में इस वक्त रिकवरी है, 24,800 के ऊपर है इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। लेकिन ऐसे में एक बार नज़र डाल लेते हैं मेटल स्टॉक्स पर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से टूट रहे हैं। आज भी थोड़ा निचले स्तरों से संभलने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन रिकवरी नहीं आ पा रही है मेटल स्टॉक्स में, और उनके अपने फंडामेंटल्स भी हैं जिसके चलते यहाँ पर वीकनेस लगातार दिखाई दे रही है। अंशुल जी, अभी भी कोई मेटल स्पेस में कोई स्टॉक है ऐसा जो वहाँ पर की शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं? क्या व्यू बन रहा है आपका इन शेयरों पर? देखिए, ग्रॉसली ओवरसोल्ड है मिडिल काउंटर्स, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इंडेक्स में भी कल के लो के अगेंस्ट फील्ड लो बना है, तो आज हाई लाइकली है कि पुल बैक वाला मार्केट रहेगा। शॉर्ट की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील में जरूर एक फ्रेश अपमूव बनता हुआ दिख रहा है। 935 रुपए का रेजिस्टेंस है, निकलता है तो 950 15 रुपए की अपमूव आती हुई दिखेगी। तो एक बार प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करना है बाउंस बैक के लिए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे कर सकते हैं 950 के व्यू के साथ। स्टॉप लॉस आज के लिए बनेगा 920 के अराउंड, 924 का सपोर्ट है, तो 920 का स्टॉप लॉस बनेगा। 920 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बाउंस को प्ले करने की आप कोशिश कर सकते हैं 950 के लेवल्स के लिए। अब वक्त है ऑप्शन के चैंपियन जानने का। रुक करते हैं अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन मौजूद हैं। नीलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस में हमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, और इसी स्पेस में से जो स्टॉक रहता है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। चोला फाइनेंस जिसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 1535 के आसपास है, तो यहाँ से हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1580 टू 1600, और एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ काउंटर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे 1540 का कॉल ऑप्शन जो करेंटली 40 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदने की सलाह होगी करंट मार्केट प्राइस पे 34 के स्टॉप लॉस से। 41 पहला टारगेट, 55 दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज देखें तो 625 का इसका लॉट साइज है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 3750 का रिस्क है, एंड रिवॉर्ड 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर सेकंड टारगेट मीट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, अंडरलाइन हमें यहाँ से एक मोमेंटम टुवर्ड्स 1580 टू 1600 की हो जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए 1540 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, थैंक यू नीलेश जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो चोला इन्वेस्टमेंट पर नजर है, अधिकतम मुनाफा इसमें 9000 तक का हो सकता है। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके स्क्रीन पर चला देते हैं। अब बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से खुलेगा। आईपीओ की पूरी डिटेल्स लेकर वरुण दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बताइए। डेफिनेटली पूजा, तो लंबे समय बाद बजाज ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इनफैक्ट 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उसके बाद अब जाके बजाज ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बजाज फाइनेंस की 100% सब्सिडरी है। देखिए, इसका आईपीओ आज खुलेगा, 11 तारीख को बंद हो जाएगा। 66 से 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, और अगर बिड लॉट देखेंगे तो 214 शेयर्स का है, यानी कि आप 214 शेयर्स के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद अगर हायर प्राइस पे कहीं ना कहीं आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो इसका मार्केट शेयर करीब 58,300 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। देखिए, बजाज फाइनेंस की ये 100% सब्सिडरी है, और देश की सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। और अगर नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, करीब 97,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। और पिछले 3 से 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है इस कंपनी ने अपने AUM में डिलीवर की है। इसका जो ओवरऑल टिकट साइज़ है इस कंपनी के लोन का करीब 46 लाख के आसपास है, और कंपनी की जो ओवरऑल होम लोन पोर्टफोलियो है उसमें से होम लोन्स करीब 57% के आसपास है, और जितने भी बोरोवर प्रोफाइल है उसमें से अगर आप देखेंगे तो करीब 87% के आसपास इनके जो बोरोवर्स है वो दरअसल सैलरीड पर्सन है, यानी कि
नौकरी पेशा लोग हैं। जहाँ तक कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो जो IPO आ रहा है वो करीब 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है और FY26 के अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये करीब 2.6 टाइम्स के आसपास निकल के आती है। कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनकी बात करें तो यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड इन्होंने काफ़ी हद तक 4.8% के आसपास का हिस्सा जो है इसके IPO में ख़रीदा है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये तमाम वो फंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के IPO में पैसा लगाया और एंकर इन्वेस्टर्स ने करीब 1760 करोड़ रुपए डाले हैं इस IPO में और 70 रुपये का प्राइस बैंड यानी कि अपर प्राइस रेंज पे जो है ये पैसे इन्होंने जुटाए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आप शेयर होल्डर्स हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के तो आपके लिए भी यहाँ पे चांस है शेयर होल्डर कोटा में पैसे लगाने का और शेयर होल्डर कोटा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है, ये आप याद रखिए। और एम्प्लॉय कोटा भी है जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 5 लाख रुपए की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए एम्प्लॉय और एज ए शेयर होल्डर आपको याद रखनी है। आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी बड़ा IPO और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार भी था, इस पर नज़र रहेगी। एक हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को मोनेटाइज करने की कोशिश का लंबे अंतराल के बाद बजाज फाइनेंस ग्रुप से ये IPO आ रहा है, तो इसकी पूरी डिटेल्स हमने अभी आपको बताई। नज़र रहेगी इस IPO पर।